बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज के लाइव सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 26 मई 2022 एंड इट इज़ थर्सडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं कि आज के दिन और आज जो है वो मार्केट की जो है वो क्या पोजीशन रही, ख़ासतौर पर अगर हम लोग KC100 इंडेक्स की बात करते हैं तो आज के दिन जो है KC100 इंडेक्स की जो क्लोजिंग हुई है 42,541 की, तकरीबन 529 पॉइंट मार्केट आज के दिन जो है वो प्लस क्लोज हुई। खासतौर पर आज के मार्केट के अगर हाई एंड लो की बात करते हैं तो आज के दिन मार्केट ने जो अपना हाई लगाया था 42,607 का, और लो की बात करते हैं 41,904 का मार्केट ने आज के दिन लो लगाया है। इसके अलावा जो है वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 133.6 मिलियन का काम आज के दिन देखा गया। अगर मार्केट मूवमेंट की बात करते हैं तो थोड़ी सी जो है वो शुरू में मार्केट तकरीबन 10:40 तक जो है वो थोड़ी सी अप एंड डाउन ही होती रही, लेकिन 10:40 के बाद फिर मार्केट के अंदर एक तेजी आई और इसके बाद जो है वो तेजी फिर चलती रही और आखिरकार फिर मार्केट ने एक अच्छा हाई लगाया और अच्छे लेवल पर मार्केट क्लोज हो गई है। अगर हम लोग मार्केट के वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं तो आज के दिन PRL, सिनर्जी, टेलीकार्ड, WGL, TPLP जो है वो शामिल है ये। इसके अलावा जो है आज के दिन कोई रिजल्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई खास कंपनीज यहाँ पर जो है वो नजर नहीं आ रही। सीमन पाकिस्तान एक अच्छी कंपनी है जिसने अपनी अर्निंग जो है तकरीबन सेकंड क्वार्टर की 43.82 रुपीज़ जो है वो शो की, जो कि एक अच्छी यानी कि एक अर्निंग जो है वो इसकी है ये सीमेंट पाकिस्तान, और वो शेयर भी काफ़ी डिस्काउंट हुआ हुआ है ये। इसके अलावा जो है अगर हम लोग इंडेक्स का ओवरव्यू कर लेते हैं कि आज के दिन इंडेक्स सारे ही हमें ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है, और अल्लाह करे ऐसे ही आने वाले दिनों में ग्रीन ग्रीन नज़र आए तो क्या ही अच्छा हो। आज के दिन जो है अगर हम लोग KC इंडेक्स की कंपनीज की बात करते हैं तो 100 कंपनीज में से 77 कंपनीज आज पॉजिटिव क्लोज हुई, 17 कंपनीज जो वो डाउन क्लोज हुई और 6 कंपनीज ऐसी थी जो अनचेंज रही, यानी उनके अंदर कोई चेंज जो है वो नहीं देखा गया ये। सेक्टर वाइज बात करते हैं तो तकरीबन कमर्शियल बैंक सारे ही पॉजिटिव है, बैंक एंड हबीब को छोड़कर। फर्टिलाइजर तकरीबन सारे ही पॉजिटिव है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और GDC को छोड़कर बाकी सारी पॉजिटिव, सीमेंट में तकरीबन सारा पॉजिटिव। IT सेक्टर जो है वो ज्यादा ग्रीन नजर आ रहा है, यानी कि ये काफी आज ऊपर आ। पावर जनरेशन तकरीबन सारे ही पॉजिटिव रहा, ऑटोमोबाइल असेंबलर में इंडस मोटर के अलावा तकरीबन सारे ही अच्छे रहे आज के दिन। केमिकल थोड़ा सा ऑपरेशन में रहा, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में भी तकरीबन सारी आज के दिन बेहतर है। फूड एंड पर्सनल केयर में नेस्ले के अलावा तकरीबन सारे ही अच्छे नज़र आ रहे हैं आज के दिन। इसके अलावा जो है बाकी इन्वेस्टमेंट बैंक या जो रिफाइनरी है आज के दिन रिफाइनरीज में भी जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। ये जो यहाँ पर लाइट ग्रीन होते हैं ये ज़्यादा ऊपर गए होते हैं और ये डार्क ग्रीन होते हैं ये थोड़े काम जो है वो पॉजिटिव होते हैं ये। तो आज सही जो लाइट ग्रीन में है वो रिफाइनरी और IT, यानी आज जो सही सेक्टर जो प्रोमिनेंट रहे वो यही दो सेक्टर जो है वो ज़्यादा आज उनके अंदर पॉजिटिविटी जो है वो देखी गई है। वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो पिछले 2 दिन जो है वॉल्यूम्स कदरे बेहतर हमें जो है वो नज़र आ रहे हैं। जो एवरेज वॉल्यूम चल रहा है 93.8 मिलियन, जो 5 दिन की एवरेज है, तो कल के और आज का जो वॉल्यूम है वो दोनों दिन के वॉल्यूम काफ़ी बेहतर है, यानी एवरेज से जो है वो ऊपर ऊपर वॉल्यूम है। कल भी तकरीबन 120.5 मिलियन का काम देखा गया था और आज के दिन 133.6 मिलियन का काम आज के दिन देखा गया। इसके अलावा बुल्स एंड बियर्स को देखते हैं आज प्रोमिनेंट। अस्सलाम वालेकुम, आई एम काजी नबील। मैं यहाँ पर airschool.com में आपके लिए लाया हूँ स्टॉक मार्केट के लिए जो काम करना चाहते हैं एक बिगिनर कोर्स। अगर आप हाउस वाइफ हैं या हाउस जॉब कर रहे हैं या इसके अलावा आप कोई भी किसी बिजनेस से वाबस्ता है या कहीं भी आप मुलाजमत करते हैं, आप चाहते हैं एक साइड अर्निंग का कोई बिजनेस आपका होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट साइड वे बिजनेस। आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं और साइड बाय साइड किसी और काम के साथ भी कर सकते हैं। और ये ऐसा काम है कि आपके मोबाइल पर यानी ऑनलाइन आप इसमें काम करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर लोग बेतहाशा पैसा कमाते हैं। सिर्फ यहाँ पर जिस चीज की कमी है वो सीखने की कमी है। हम लोग बगैर सीखे इस कारोबार में आते हैं। शायद यही वजह है कि बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में हमें नुकसान होता है। दुनिया का कोई भी कारोबार बगैर सीखे नहीं आ सकता, तो आप लोग खुद सोचे कि स्टॉक मार्केट का कारोबार बगैर सीखे कैसे आ सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, और आपको इंटरेस्टेड होना भी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप बेतहाशा पैसा कमाते हैं और इस बिजनेस से आपका मुल्क पाकिस्तान भी तरक्की करता है।
तो ऐसे में ये जो बिगनर प्रोग्राम है जहां पर आपको सिखाया जाएगा कि कहां पर आपने अपना अकाउंट ओपन करना है, कैसे ओपन करना है, कौन सा ब्रोकर आपने चूज करना है, अकाउंट ओपन के बाद आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, चार्ट एनालिसिस क्या होते हैं, कैंडलस्टिक्स क्या होती है, टेक्निकल्स क्या होते हैं और फंडामेंटल्स क्या होते हैं, और खास तौर पर जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है वो क्या रखना पड़ता है स्टॉक मार्केट का काम करते हुए या काम करने से पहले। तो जितनी भी बेसिक चीजें ऑलमोस्ट वो सारी हमने कवर की हैं, और इसलिए आप देर ना करें और airschool.com में जो अभी हमने कोर्स लॉन्च किया है बेसिक कोर्स, उसको इनरोल करें और गेट रेडी हो जाए पैसे कमाने के लिए। आपका मैं मुंतज़िर रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। में जो है वो सिस्टम, टीआरची, लकी, यूबीएल, मिलर ट्रैक्टर, पीएसओ, एमसीबी, अभी बैंक और जो है वो अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक जो है वो शामिल है। इसके अलावा बीयर्स की बात करते हैं तो कोलगेट जो है, इसके अलावा अलाइड बैंक, बैंक अल अबीब, इंडस सर्विस, इसके अलावा स्टैंडर्ड कैपिटल, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और शिफा, ग्लेक्सो वगैरह शामिल है। तो ओवरऑल जो है बुल्स आज के दिन जो है वो काफी डोमिनेट जो है हमें नजर आ रही है। मार्केट मैप को देख लेते हैं। मार्केट मैप भी आज हमें बिल्कुल ग्रीन ग्रीन ही नजर आ रहा होगा, जिसमें खास तौर पर परसेंटेज वाइज और वॉल्यूम वाइज अगर इजाफा देखा गया तो टेलीकार्ड में, पीटीसी के अंदर, टीआरजी के अंदर, टीपीएल, डब्ल्यूटीएल, पीआरएल, सिनर्जी, यूनिटी, फ्लाइंग, जी टेक, एवीएन, नेटसोल, ऑक्टोपस सिस्टम, टीपीएलपी, पाक इलेक्ट्रॉन, डीएसएल, ट्रीट कॉर्पोरेशन, तकरीबन ये तो सारे परसेंटेज वाइज और वॉल्यूम वाइज काफी बेहतर रहेगी। इसके अलावा ये नहीं, आज ग्रीन ग्रीन काफी है, रेड जो है वो बहुत कम ही कोई नजर आ रहे हैं। ये छोटे वॉल्यूम के साथ अलाइड बैंक है और इसके साथ जो है वो फास्ट सीमलेस पाइपलाइन ही नजर आ रहा है। बाकी ओवरऑल तकरीबन सारी मार्केट जो है वो हमें आज के दिन बेहतर ही नजर आ रही है। इसके अलावा जो है हम लोग देखते होते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में कि आज के दिन जो इतनी हरी भरी ग्रीन नजर आ रही है मार्केट, उसमें सबसे ज्यादा रोल किसका है? ये फॉरेन जो है एज यूजुअल जो है वो रूटीन के हिसाब से अपना माल लगातार बेच ही रहे हैं। 0.956 मिलियन डॉलर की सेलिंग फॉरेन की तरफ से हुई। इसके अलावा जो है ओवरसीज पाकिस्तानीज और फॉरेन कॉर्पोरेट दोनों ने सेलिंग की। नेट लोकल ओवरऑल बाइंग में है, जैसे इंडिविजुअल ने आज 2.7 मिलियन डॉलर की बाइंग की, कंपनीज की तरफ से बाइंग है और इसके अलावा जो है ब्रोकर फंड की तरफ से बाइंग है। ये सेलिंग है तो इंश्योरेंस कंपनीज, अदर ऑर्गेनाइजेशन, म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी, बैंक्स की तरफ से सेलिंग है। तो आज मेजर जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर थे वो जो है वो इंडिविजुअल्स ही नजर आ रही है। आज के दिन जो है कैंडल्स की अगर हम लोग बात करते हैं कि कैंडल्स फिलहाल जो है वो हमें क्या दिखा रही है, ये जैसे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि मार्केट तकरीबन लगातार जो है वो डाउन ट्रेंड में ही जो है ओवरऑल जो है वो चल रही थी। और पिछले 2 दिन जो है फिलहाल कैंडल्स ने जो ये पैटर्न बनाया हुआ है, मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन जो है, इस पैटर्न को जो है वो कहा जाता है। आज की कैंडल जो अच्छी बनी, वॉल्यूम भी कदरे बेहतर नजर आए, तो क्या आने वाले दिनों में ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन कैसे पता चलेगा कि ये वाकई मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बनी है? अगर कल के दिन भी एक आध ग्रीन कैंडल बनती है तो ये फिर इंडिकेशन होगा कि ये जो पूरी फॉर्मेशन हमें नजर आ रही है ये बिल्कुल मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है। यहाँ पर एक और चीज भी, अगर हम यहाँ पर इसकी पूरी यानी कि जब से ये डाउन ट्रेंड में चल रही थी मार्केट हमारी, यहाँ से तकरीबन इसने चलना शुरू किया था, जो 46,958 का लो लगाया था 18 अप्रैल 2022। तो अप्रैल के बाद से ही हमारे हालात जो है वो थोड़े थोड़े से जो है वो खराब होना शुरू हुए। उससे पहले ये मार्केट के अंदर थोड़ी सी हमने तेजी देखी, जब ये नई गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई थी तो वो ये तेजी थी। तो उसके बाद से फिर मुसलसल जो है वो फिर मार्केट ऐसा ऐसा जो है वो नीचे आना शुरू हुई। यहाँ पर एक टाइम ऐसा आया था कि हमें ऐसा लगा था कि ये भी एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बनी हुई है। अगर यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर भी तकरीबन ऊपर से एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड के बाद फिर जो है वो ये हमारी जो है वो डोजी कैंडल है या इसको स्पिनिंग टॉप भी कहा जाता है, और फिर एक जो है वो बुलिश मोरोबाजो कैंडल यहाँ पर बनी। तो ये भी एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन ही नजर आ रही थी ये। लेकिन इसके बाद जो है एक ग्रीन कैंडल नहीं बनी बल्कि एक रेड बनी, तो ये पूरी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन कैंसिल हुई और स्टॉक मजीद जो है ना, इंडेक्स मजीद नीचे आ गया ये। और इसके बाद इसी तरह की फॉर्मेशन अब दोबारा यहाँ पर बनी है ये। तो अब यहाँ पर इसकी यानी कि जो टेक्निकल, अगर इसको और इसको थोड़ा सा अगर हम इसको टेक्निकली भी देखें तो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन की जहाँ पर बहुत सी निशानियां, एक निशानी तो ये है कि जो खास तौर पर ये जो 2 ग्रीन कैंडल बनी है इसके जो वॉल्यूम है वो थोड़े से बढ़ने चाहिए। यानी कि जो अगली कैंडल, ये जो आखिरी कैंडल बनी हुई है थर्ड कैंडल, उसका वॉल्यूम पिछली वाली कैंडल से जो है वो ग्रेटर होना चाहिए ये।
लेकिन अगर हम नीचे करके इसके वॉल्यूम को अगर हम कंपेयर करते हैं, खासतौर पर जिन्होंने मेरा मीडियम कोर्स लिया हुआ है उन्होंने इन चीज़ों को बड़ी बारीकी से पढ़ा हुआ है, पैटर्न को जो है उसमें अगर आप लोगों को चीज़ समझ आई हो, जिसमें मैंने बार बार बताया कि ये जो अगली ग्रीन कैंडल का जो वॉल्यूम है वो पिछली ग्रीन कैंडल के वॉल्यूम से जो है वो ग्रेटर होना चाहिए, ये भी इसकी एक निशानी है। ये एक तो ये निशानी आई है कि ये डाउन ट्रेंड हो और डाउन ट्रेंड के नीचे करके पैटर्न बने, और अगली निशानी है कि जो तीसरी कैंडल है उसका वॉल्यूम दूसरी कैंडल से और खासतौर पर दूसरी कैंडल का वॉल्यूम पहली वाली कैंडल से जो ग्रेटर होना चाहिए। ये भी इसकी एक निशानी है। फिर ज्यादातर चांस होते हैं कि अब जो अगली कैंडल बनेगी वो फिर ग्रीन कैंडल होगी, उसका वॉल्यूम भी बेहतर ही होगा और फिर ये सारी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन होगी और वो ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है, ये पूरा ट्रेंड रिवर्स हो सकता है ये। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो अगली जो वॉल्यूम है ना वो पिछली से इसका वॉल्यूम कम है और इसका वॉल्यूम भी उससे पिछली से भी वॉल्यूम कम नजर आ रहा है ये। लेकिन यहाँ पर अगर आप कंपेयर करें इसी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन को, अगर आप यहाँ पर देखें गौर से, तो ये तकरीबन वॉल्यूम वाइज तो और पैटर्न वाइज तो बिल्कुल सही नजर आ रहा है कि बिल्कुल पीछे डाउन ट्रेंड चल रहा है। फिर एक लास्ट बुलिश बियरिश फॉरवर्ड कैंडल है, स्प्रिंग टॉप है, एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी और अब इस ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम पिछली वाले वॉल्यूम से ग्रेटर है, इसका वॉल्यूम इससे ग्रेटर है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो ज्यादा चांसेस ये है कि अब आगे कल के दिन इंशाल्लाह जो कैंडल बनेगी वो ग्रीन कैंडल होगी, और अगर ग्रीन पर ही मार्केट क्लोज हो जाती है तो ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन होगी। फिर इसका स्टॉप लॉस होगा तकरीबन पूरी मार्केट का 41,342। जब तक फिर मार्केट इससे ऊपर रहेगी तो हम इसको सेफ समझेंगे और मोस्ट प्रोबेबली यही से ट्रेंड रिवर्स होके ऊपर चला जाएगा ये। इसके अलावा जो है अगर हम मार्केट के जो है वो शॉर्ट टाइम में इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर हम लोग बात करते हैं, फिलहाल इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो सकती है ये। तो फिलहाल जो मार्केट ने रिसेंट अपने लो लगाए हुए हैं, फिलहाल मार्केट की सपोर्ट यही है 42,489, और जो मार्केट ने अपना जो हाई लगाया हुआ है तकरीबन 42,606, तो यही फिलहाल शॉर्ट टाइम में जो है ये मार्केट के सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल है ये। और अगर खास तौर पर जो परसों का 2 दिन पहले का अगर आपने मेरा जूम सेशन जो है वो गौर से सुना हो, तो जितने भी स्टॉक्स को हमने डिस्कस किया तो मैंने आपसे यही अर्ज किया था कि तकरीबन स्टॉक्स की जो करेक्शन है वो बिल्कुल एंड में लगी हुई है ये। यानी परसों तो मार्केट हमारी नेगेटिव थी और उसमें मैंने आपको जितने भी स्टॉक मेंशन किए थे बहुत से स्टॉक की किसी का डबल टॉप बन रहा था, बिल्कुल कोई अपनी सपोर्ट के करीब पहुंच रहा था, तो मैंने आपसे कहा था कि ये दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो बिल्कुल आईएमएफ भी करीब में लगा हुआ है, मार्केट की करेक्शन भी करीब में लगी हुई है, तो मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन के बाद ये सारे रिवर्स कर जाएंगे। तो आज के दिन अगर आप गौर से देखें तो आईएमएफ की तरफ से तो चले इतनी कोई पॉजिटिव खबर नहीं आई कि फौरी तौर पर आपको कर्जा मिलता है, लेकिन उन्होंने आपको कर्जा देने से इनकार भी नहीं किया। सिर्फ उनकी कंडीशन यही है कि हुकूमत जो है वो अपने सर पर बोझ ना डाले ये। यानी जो हुकूमत ने बोझ डाला हुआ है जो सब्सिडी दी हुई है पेट्रोल से रिलेटेड और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, तो आईएमएफ ने यही कहा कि आप ये सब्सिडी जो है वो खत्म करें। अवाम जो पेट्रोल खरीद सकती है तो वो खुद ही खरीदे, अपनी जेब से खरीदे, जितनी मार्केट में मिल रही है जो खरीद सकता है वो खरीदे, हुकूमत किसी का लोड जो है वो कम करने की कोशिश ना करे और अपने खजाने पर जो है वो एक्स्ट्रा बोझ ना डाले, क्योंकि ऑलरेडी खजाने जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो बड़ी नीचे वाली सतह पर मौजूद है ये। तो सिर्फ ये 2 डिमांड है और उम्मीद यही है कि जो ये दो डिमांड जब वो पूरी हो जाएंगी आईएमएफ की, तो फिर आपकी जो कर्जे की जो अगली किस्त है और वो भी जो आपको मिलेगी। और खास तौर पर अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई हुई है पाकिस्तान की इकॉनमी से रिलेटेड, तो वो भी काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है। यानी आगे आने वाले जो महीने होंगे वो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए वो बेहतर होंगे ये। और ख़ास तौर पर उन्होंने इस बात की भी इंडिकेशन की हुई है कि जो श्रीलंका का हाल हुआ है वो हाल पाकिस्तान का नहीं होगा ये। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पहले ही आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात में इंगेज हो गया और मोस्ट प्रोबेबली आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को जो वो सहारा दे देंगे और पाकिस्तान के इतने हालात बुरे नहीं होंगे। हाँ, उसमें यहाँ पर यह भी जिक्र किया गया कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पाकिस्तान के अंदर मौजूद रहेगी, लेकिन जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो आगे 2-4 महीने के बाद प्रॉपर जो है पाकिस्तान की इकॉनमी में आपको आने वाले दिनों में नजर आएगी। तो काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी बेहतर है। और खासतौर पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी खबर है कि यानी कि ये वो टाइम है जहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्काउंट रेट पर स्टॉक्स मौजूद हैं, लेकिन आगे आने वाले जो 5-6 महीने होंगे उसमें ये सारे स्टॉक जो आज आपको सस्ते मिल रहे हैं वो 2-4-6 महीने के बाद आपको सस्ते नहीं मिलेंगे, वो ठीक ठाक महंगे आपको मिलेंगे। तो बेहतर ये है कि जो अच्छे अच्छे स्टॉक है उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए, जिस तरह हम बार बार आपसे कहते हैं और बार बार ये पिछले 8-10 दिन से जो भी हमारे जूम सेशन है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो बॉटम वाले रेट है, जो इन्वेस्टमेंट वाले रेट पर आए हुए हैं स्टॉक्स, उनको अच्छे रेट पर लेकर बस बैठ जाए और अच्छे रेट का फिर इंतजार करें, तभी लॉसेस को जो है वो कवर किया जा सकता है। जी गुरेज अख्तर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं।
जी मोहम्मद गुरवेज अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि आपका कुछ जो है ना पेनी स्टॉक मैंने लिए हुए हैं जो जी सर आवाज़ ब्रेक होगी आपकी। आवाज़ जी जी सर आवाज़ आपकी ब्रेक होगी है ना, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। आ, जी जी सर गुररेज साहब आपकी आवाज़ थोड़ी ब्रेक होगी है ना, तो मैं दोबारा थोड़ी देर के बाद दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। कुछ आवाज़ नहीं आ रही आपकी। महीना पहले के रेट पे जो थे तो वो उससे भी कम रेट पे आए हुए हैं, तो मैंने तो वो तो होल्ड किए जो है, तो उनमें फर्दर मेरा ख्याल जी जी इम्तियाज अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी वालेकुम सलाम। का साहब क्या हाल है? ठीक हैं? खैरियत खैरियत सर, ठीक ठाक, आप सुनाओ। का साहब प्लीज चार्ट की मदद से टेली को और डबल जीएल को जरा आप देखें कि ये किस करवट बैठ रहा है और इसका क्या कुछ जायचा निकल रहा है। जी सर बिल्कुल, जो है वो देख लेते हैं इनका फिलहाल की टेक्निकली जो है वो क्या पोजीशन है ये। इसको जो है ना अगर टैली को देखा जाए कि फिलहाल टैली जो है वो क्या कर रहा है। टैली एक मिनट, चार्ट अगर आपके सामने ये चार्ट टैली का चार्ट जो ये ओपन होगा, अब ये देखें ना। जो लास्ट टाइम भी हम लोग बात कर रहे थे कि तकरीबन जो स्टॉक तकरीबन अपने बिल्कुल बॉटम रेट पर ये पहुंचे हुए हैं ये। यानी यहाँ पर आप देखें ना, यहाँ पर ये पोजीशन चल रही थी 2 दिन पहले की ये। बिल्कुल अपने यानी इसी सपोर्ट के करीब यानी कि ये आने लगा था, और हमने कहा था कि टाइम बड़ा यानी कि जो मैं बार बार करने की कोशिश कर रहा था कि ख़ास तौर पर जो चार्ट का जो टाइम देखें, और ये जो हमारे मुल्क के जो खासतौर पर IMF के मुज़ाकरात वाला टाइम देखें, और ख़ासतौर पर ये जो आखिरी टाइम है, यानी ये दोनों आपस में इंटरलिंक है, कोरिलेट कर रहे हैं, और बिल्कुल यानी ज़बरदस्त टाइमिंग है कि मार्केट भी यानी स्टॉक भी अपनी करेक्शन के एंड पर है, और उधर से खबरें भी जो है वो अच्छी अच्छी आने की जो है वो करीब है। जैसे कल भी आपने देखा कि जो लॉन्ग मार्च जो है वो खत्म हो गया और अच्छे तरीके से खत्म हो गया, और उससे पहले ही मार्केट ने पहले ही रिएक्शन शो कर दिया था। परसों ही मार्केट हमारी पॉजिटिव हो गई थी, और मेरी तरफ से आपको एक मैसेज भी आया था कि होल्ड एंड ऐड योर स्टॉक्स, यानी आप जो ऑलरेडी लिए हुए वो होल्ड भी कर सकते हैं और उनके अंदर और ऐड भी कर सकते हैं ये। यानी इंडेक्स को कल 2 बजे के बाद जो है वो पता चल गया था कि अब हालात बेहतर होने जा रहे हैं। तो उसमें आप ये देखें कि आप टैली जो है रिसेंट अब इसने यहाँ पर बनाया हुआ है डबल बॉटम ये। अब जब तक तकरीबन इस लेवल से नीचे नहीं आता, 9 रुपये 88 पैसे से नीचे नीचे, तब तक ये बिल्कुल सेफ है। यहाँ का स्टॉप लॉस रख के यहाँ कहीं अगर आपने इसको बाय कर लिया है तो इसको बिल्कुल होल्ड करके रखें, और अगर आने वाले दिनों में टैली जो है इस रेट पर पहुंच जाता है, यानी ये इसका ब्रेकआउट होगा 17 रुपये और 19 पैसे का। ये अगर ये यहाँ से बाहर आ गया 17 रुपये 19 पैसे से बाहर, तो आप ये अंदाजा लगाएं कि यहाँ पर ये आया हुआ था तकरीबन 10 रुपये कर लें, और यहाँ पर 17 रुपये, तो 10 और 17 7 और 7 और ऊपर का लें तो 24 रुपये तक का जो इसका टारगेट है, ये 24 रुपये इसके यहाँ पर लगे हुए हैं ये। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है पहले तो ये यहाँ पर जाएगा ना अपने 17 रुपये के करीब करीब ये। तो यहाँ पर भी आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, और अगर यहाँ से बाहर आ जाता है तो वहाँ पर मजीद इसको दोबारा बाय बैक करके जो है ना फिर 24 रुपये को आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो इस लेवल पर बिल्कुल इसको बाय करें, और तकरीबन 9 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस रखें तो बिल्कुल ठीक है यहाँ पर ये। इसके अलावा जो है डबल चीएल की बात करते हैं तो डबल चीएल की भी तकरीबन दास्तान उसी तरह है। अभी रिसेंटली आप ये डबल चीएल को देखें, डबल चीएल जो है अब यहाँ पर ये भी आया हुआ है। अब इसने यहाँ पर डबल बॉटम तो नहीं बनाया ये, डबल बॉटम से पहले ही जो है ये यहाँ से रिवर्स कर गया ये, जैसे ये इसका इसकी सपोर्ट थी यहाँ पर, लेकिन हालात पहले ही बेहतर हो गए और ये यहाँ से पहले ही रिवर्स हो गया ये। अब यहाँ पर अगर आप गौर से इसको देखें, जिन्होंने मेरा कोर्स लिया हुआ है, ये यहाँ से यहाँ नीचे आया, ठीक है, ये इसका पीछे आ गया डाउन ट्रेंड के बाद फिर वो स्पिनिंग टॉप बना, और यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, और ये ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम पीछे वाले से ग्रेटर, और ये सारी ये फॉर्मेशन जो नजर आ रही है मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, और आज की ग्रीन कैंडल ने मजीद इसको कंफर्म कर दिया कि ये जो पैटर्न बना हुआ है ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है। तो इसी कैंडल पर आज के दिन जो है वो बाइंग बनती बनती थी इसको, जिसने यहाँ पर आज बाय कर लिया। वो यहाँ का स्टॉप लॉस रखे नीचे का 14 रुपये और 91 पैसे का स्टॉप लॉस रख के इसके अंदर बैठ जाए, और बस चलता जाए, हर 2 ग्रीन कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल पर स्टॉप लॉस को ऊपर चढ़ाता जाए, और ऐसे ऐसे जो है ये ऊपर चलता जाएगा। फिलहाल इसका करीब का स्टॉप लॉस तकरीबन 14 रुपये 80 पैसे का आप रखें, और इसके अंदर भी अगर एंट्री नहीं ली
तो कल 2 बजे के बाद जो इसकी यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है तो वहां पर आप इसके अंदर जो है वो एंट्री ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। ये सिर्फ स्टॉप लॉस को आपने किसी सूरत जो है वो इग्नोर नहीं करना है। जी ये था इसका जायचा। जी नवीद अंजम साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, दो क्वेश्चन है मेरे। एक तो हम जो टर्म्स बोलते हैं ओवरसोल्ड या ओवरबॉट, तो इन टर्म्स का इस तरह नाम क्यों है कि ये चीज़ ओवरसोल्ड है? जैसा कि हम समझते हैं कि किसी ने अगर शेयर खरीदे हैं तो किसी ने बेचे भी हैं, क्योंकि ओवरऑल जो क्वांटिटी है वो तो उतनी ही रहती है ना मार्केट में, तो उसे ओवरबॉट या ओवरसोल्ड क्यों कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो फ्री फ्लोट होता है, वो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक यही होता है कि जो शेयर्स पब्लिक को दिए जाते हैं कि वो उनमें ट्रेड कर सके। फ्री फ्लोट 100% से ऊपर किस तरह हो जाता है, जिस तरह आजकल WTL का मेरा 106% है? ये दो क्वेश्चन है। जी सर, जो है ना, जो आपका सवाल नंबर 1 है ना, कोई भी स्टॉक ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कैसे हो जाता है ना, जब कोई आप स्टॉक सस्ते सस्ते बेचना शुरू कर दें तो वो स्टॉक आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। ये इसको भी जो है हम कोशिश करते हो किसी चार्ट की मदद से जो है वो आपको समझाऊं। कोई भी स्टॉक है फॉर एग्जांपल, जैसे ये इसी की बात कर लेते हैं कि इस स्टॉक की फिलहाल के ऐसे ये डबल शेयर है। ये स्टॉक जो है यहाँ ऊपर से चल के आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना वो नीचे आना शुरू हुआ है। तो यहाँ पर जब शुरू में ये स्टॉक देखें, यहाँ से जब नीचे आया तो वो काफी कदरे वॉल्यूम से नीचे, यानी कि वॉल्यूम इसके काफी बेहतर थे ये। तो जब ये स्टॉक आहिस्ता आहिस्ता बिकता जाता है और सस्ता होता जाता है, यानी कि लोग सस्ता बेच रहे हैं, यानी जो जो नीचे बेचते जाएंगे इसका मतलब है सस्ता ही बेच रहे हैं। ये अगर महंगा बेचना होता तो ऊपर के लेवल पर बेचते ना। तो जो जो सस्ता होता जा रहा है तो एक टाइम ऐसा है आप देखेंगे वॉल्यूम इसके बिल्कुल नीचे श्रिंक हो गए, ये बिल्कुल थोड़े से वॉल्यूम रह गए ये। तो जब ये बिल्कुल इसकी वॉल्यूम की पोजीशन बिल्कुल लो पोजीशन पर चली जाती है और स्टॉक भी मुसलसल नीचे आ जाता है, जैसे यहाँ पर भी बहुत ज्यादा लो हो गया और वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा जो है वो थीन हो गई है, तो ऐसे में जो है वो कहा जाता है कि ये स्टॉक जो है एक तो काफी ऊपर वाले रेट से और बिल्कुल नीचे आके आ जाना और वॉल्यूम इसके बिल्कुल श्रिंक हो जाना, इसमें कहा जाता है कि अब ये पोजीशन आ गया कि ये स्टॉक बिल्कुल ओवरसोल्ड हो चुका है। अब जब ये नीचे आ रहा है तो बिल्कुल यानी कि वॉल्यूम ना होने के बराबर इसके अंदर रह गया है, तो इसका मतलब ये है कि अब जो है ये बिल्कुल इसका जो है वो बॉटम रेट है वो पहुंच चुका है, जो हम कहते हैं ये ओवर सोल्ड हो चुका है। जो भी यहाँ पर खरीद भी रहा है बेच रहा है, लेकिन बेच सस्ता रहा है और जो खरीद रहा है वो भी सस्ते से सस्ता खरीदने की कोशिश कर रहा है ये। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है कि बस वो सस्ता काम ही खत्म हो जाता है, जिसकी यानी कि आखिरी हिम्मत होती है कि बस इससे सस्ता मैं नहीं बेचता, अब इससे नीचे कुछ भी हो जाए हम बेचेंगे नहीं ये। तो वहां पर स्टॉक भी नीचे नहीं जाता, वो स्टॉक भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है ये। तो वो जो पोजीशन होती है उसको हम कहते हैं ये स्टॉक जो है वो बिल्कुल ओवरसोल्ड पोजीशन हो चुकी है ये, और अब कोई भी बेचने के लिए तैयार नहीं है इसको मजीद ये। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट कर ले तो वो हो जाएगा ओवरबॉट। जैसे ये स्टॉक है, यहाँ से इसने ऊपर जाना शुरू किया तो शुरू में तो इसके वॉल्यूम कम हो गया, लेकिन जो जो ये ऊपर जाता जा रहा है तो साथ साथ नीचे देखें वॉल्यूम भी जो है वो ठीक ठाक हमें बड़े हुए वॉल्यूम नजर आ रहे हैं ये वाले। तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हैवी वॉल्यूम के साथ लोग इसको महंगे से महंगा खरीदना शुरू कर देते हैं, खरीदते खरीदते खरीदते, और एक टाइम ऐसा आता है कि लोग कहते हैं कि जी अब मजीद हम इसको महंगा नहीं खरीदेंगे ये। तो हम इसको जो है बस या तो इसको बेचते हैं, बस जितना महंगा खरीदा था हमने इसको खरीद लिया। तो जहां तक लोगों का अंदाजा हो जाता है कि बस हम मजीद हमने इसको नहीं खरीदा, अब हम यहाँ पर इसको बेचेंगे। तो उससे पहले पहले आप ये देखें, यहाँ तक इसने हाई लगाया, ये वॉल्यूम इसके ज्यादा थे, ये पोजीशन थी, अभी भी ये थोड़ा और ऊपर गया, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम श्रिंक होना शुरू हो गए। स्टॉक तो ऊपर ही खड़ा हुआ है लेकिन नीचे वॉल्यूम की अगर पोजीशन देखी जाए, यहाँ पर भी नजर रखें आप, तो वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया, लेकिन स्टॉक तो ऑलरेडी हाई पर मौजूद है ये। लेकिन यहाँ पर जो है वो नीचे वॉल्यूम श्रिंक होने का मतलब ये है कि अब जिन्होंने इसको ओवर बॉट किया हुआ था, महंगा भी खरीदा हुआ था, अब यहाँ पर बस वो बस कर चुकी है उनकी, यानी उनकी बस हो चुकी है और वो मजीद इसको महंगा नहीं खरीदना चाह रहे। तो ये वो पोजीशन है जहां पर हम कहते हैं कि ये स्टॉक जो है ये ओवर बॉट जो है वो हो चुका है ये। अब उसके बाद क्या हो गया, अब उसके बाद ये स्टॉक अब मजीद ऊपर जाने के मूड में नहीं है। नीचे वॉल्यूम ने भी हमें बता दिया कि वॉल्यूम में श्रिंक होना शुरू हो गया, इसका मतलब ये यहीं से कहीं से रिवर्स करना शुरू करेगा ये। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे वो रिवर्स करना शुरू हो गया और नीचे वॉल्यूम भी इंतहाई लो किस्म के वॉल्यूम हो गई ये वाले। तो ये उस स्पीड के साथ भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया, फिर थोड़ी सी बाइंग फिर इसके अंदर आ गई, लेकिन ये अपना पिछला हाई तोड़ नहीं सका और इसके बाद ये वही वाली नीचे वाली पोजीशन है। इसके लिए हम जो इंडिकेटर यूज करते हैं वो RSI यूज करते हैं, वो हमें बता देता है कि स्टॉक अभी ओवरबॉट पोजीशन पर है या ओवरसोल्ड पोजीशन पर है। ओवरबॉट पर कोई इसको खरीदना नहीं चाहेगा और ओवरसोल्ड पर इसको कोई मजीद बेचना नहीं चाहेगा। ये दो लेवल होते हैं जिसको मैंने अपने कोर्स में जो है वो बड़े डिटेल के साथ जो है एक्सप्लेन किए हुए हैं।
बाकी जो आपकी बात है कि जो फ्री फ्लोट है, फ्री फ्लोट जो है मसलन कोई भी कंपनी है उसने अपना जो है वो 40% जो है फ्री फ्लोट दिया हुआ है, ये 60% अपने पास रखे हुए हैं और उसने 40% शेयर जो है वो मार्केट में पब्लिक किए हुए हैं जी, पब्लिक वाले इसको लें, इसको बेचें। अब जब वो फ्री फ्लोट पब्लिक में आ गया तो पब्लिक में उसको हम 40% नहीं कहेंगे, पब्लिक में तो अगर 1 करोड़ शेयर उसने पब्लिक में बेच दिए तो अब उस वो तकरीबन 100% उसको कंसिडर करेंगे, यानी पब्लिक का 100%। आप उस पूरे के पूरे को अगर किसी की हिम्मत है वो खरीदे बेचे, अगर यानी कि उस पूरे 1 करोड़ के 1 करोड़ खरीदे जा रहे हैं बेचे जा रहे हैं, उस पूरे पर काम हो रहा है तो वो तो 100% हो जाएगा ये। और इवन कि अगर डायरेक्टर्स जो है वो अपने शेयर भी उससे ऊपर बेचना चाह रहे हैं, वैसे मैंने कहा 60% जो है उनके पास है, 40% आपके पास है ये, ठीक है। 40% मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन वो 40% को हम 100% डिक्लेयर करेंगे क्योंकि फ्री फ्लोट जो है वो तो मार्केट का 100% ही है ना ये। आप उन 100% में मजीद कोई 5% डायरेक्टर्स अपने मजीद बेचना चाह रहे हैं और वो भी उन्हीं फ्री फ्लोट में शामिल कर देते हैं, यानी कि अगर वो परमिशन ले लेते हैं सीसीपी से उनको इंटीमेट करने के बाद कि जी हम अपने भी 5% या 10% भी फ्री फ्लोट में शामिल कर रहे हैं और इसको हम बेचना चाह रहे हैं, तो अब जो फ्री फ्लोट है वो पहले ही 100% है और उनका मजीद ऐड होने से वक्ती तौर पर उसका फ्री फ्लोट जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन एक टाइम आएगा जब वो एडजस्ट होगा प्रॉपर, जब वो प्रॉपर फ्री फ्लोट का एक हिस्सा बन जाएगा, यानी कि वो कहेंगे कि जी अगर डायरेक्टर मजीद अब दोबारा बाय बैक नहीं करते या वो कहेंगे कि जी अब हम इसको अपनी कस्टडी से हटाकर इसको जो है फ्री फ्लोट का हिस्सा ही बनाएंगे, तब तक वो 100% ही रहेगा। लेकिन जब वो अपनी कस्टडी छोड़ देंगे तब वो 100% होगा, और जब तक अपनी कस्टडी कायम रखेंगे कि बाद में दोबारा भी हम इसको खरीद सकते हैं वापस, तो 106%, 110% जो ऊपर के परसेंटेज है वो उनके शेयर जो है वो फ्री फ्लोट ऐसा जो है वो ट्रेड कर रहे होते हैं। तो ये मतलब है उस फ्री फ्लोट का। ऐसा नहीं है कि अगर कंपनी के टोटल स्टॉक ही 10 करोड़ है, 10 करोड़ में से 2 करोड़ जो है वो फ्री फ्लोट में पड़े हुए हैं, तो हम कहेंगे अगर हमें नजर आ रहा है कि जी 100% ये स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये नहीं कि सारे के 10 करोड़ ही ट्रेड कर रहे हैं, वो 2 करोड़ ही ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि वो फ्री फ्लोट ही 2 करोड़ पर ही जो है वो मुश्तमिल है। 8 करोड़ ऑलरेडी साइड पर पड़ा हुआ है, जो डायरेक्टर्स के पास है, जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स है उनके पास पड़ा हुआ है, वो जो है वो ट्रेड नहीं होते हैं। जी निशान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैंने आज फ्लाइंग सीमेंट की बाइंग की है 7.87 में। तो की तो मैंने एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे है। तो जैसे अभी मार्केट माशाल्लाह अगर पॉजिटिव जाती है फिर तो ठीक है, इन केस दरमियान में कोई मार्केट दोबारा डाउन आना शुरू हो जाती है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? मीन कि जो प्रॉफिट 10% या 15% बन रहा है तो उसको फिर कैश कर लेना चाहिए? अगर कैश करना तो क्या यानी कि इसको फिर स्टॉप लॉस के हिसाब से चलना चाहिए या अभी स्टॉप लॉस इसकी कोई ज़रूरत नहीं है? मैंने ये बता दीजिएगा। जी सर, जो है ना उसमें आप ये देखें ना कि आपको मैंने इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स जो पहले मैं आपको सेक्टर वाइज जो है वो आपके साथ शेयर करता था ना, तो कल के दिन जो है आप लोगों को मैंने वो सारे स्टॉक जितने भी मैंने आपको इससे पहले जो सेक्टर वाइज जो है वो आपके साथ शेयर किए वो सबको मैंने कंबाइन कर दिया ये। तो वो तकरीबन जो है ऑलमोस्ट कितने बनते थे 140 के करीब या 130 के राउंड अबाउट जब वो स्टॉक बनते थे, वो जो पीडीएफ की फाइल आप लोगों के साथ शेयर की हुई है ये। फिर अब उसमें क्या किया गया, उसमें जो है ख़ास तौर पर उन स्टॉक्स को जो है वो मैंने फिर यानी कि इस तरतीब से अरेंज किया कि जिसमें जो करंट प्राइस है और जो 2 ढाई 3 साल पहले उस स्टॉक ने अपना लो लगाया हुआ था करंट प्राइस में और उस लो प्राइस में जिसका डिफरेंस कम से कम है ये, उसको मैंने टॉप 25 में जो है वो आपके साथ शेयर किया हुआ है ये। तो वो जो टॉप 25 में जितनी भी कंपनीज है वो सारी बिल्कुल सेफ कंपनीज है ये, और वो कितना परसेंटेज वाइज ऊपर जा सकते हैं उसमें आगे आपको गेन नजर आ रहा है, गेन परसेंटेज। तो ऑलमोस्ट उतना गेन आपको मिल सकता है अगर आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्टॉक लेंगे और कुछ 6 महीने साल 1.5 साल का टाइम रखेंगे अपने जहन में, तो ये सारे स्टॉक उन लेवल्स पर पहुंचेंगे। उनमें जो है ये फ्लाइंग सीमेंट भी जो है वो शामिल है ये। फ्लाइंग सीमेंट जो है वो तकरीबन बिल्कुल बॉटम रेट पर मौजूद है और यहाँ पर ये बेस्ट स्टॉक है एज अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। जब तक ये तकरीबन 7 रुपए से ऊपर ऊपर है तब तक ये बिल्कुल सेफ है। इवन के 7 रुपए से अगर नीचे भी आ जाता है तो और ले ले, बेचे ना इसको ये। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि फ्लाइंग सीमेंट जो है ये तकरीबन 15-16 रुपए के करीब करीब बड़े आराम स्कूल से पहुंच जाएगा ये।
तो वहाँ पर आप इसको वहाँ पर बेचें, यहाँ पर ना बेचें फ्लाइंग सीमेंट को, ये ऑलरेडी काफ़ी बॉटम रेट पर है ये। अब यहाँ पर क्या होगा, मतलब आप लोगों में से बहुत से लोगों के जहन में ये होगा कि क्या पता ये स्टॉक दोबारा नीचे ना आ जाए, जो प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रॉफिट क्या पता कम ना हो जाए। लेकिन आप ये जहन में रखें, अगर बार बार आप ऐसा ले बेच वाला काम करेंगे तो फिर आप कुछ भी नहीं कमा पाएंगे, ये फिर आपको मार्केट घुमाती रहेगी। कभी ये स्टॉक ऊपर गया तो आपने बेच कर उस स्टॉक में चले जाएंगे, वो नीचे चला जाएगा तो किसी दूसरे में चले जाएंगे। तो इसी तरह मार्केट आपको घुमाती रहेगी। तो बेहतर ये है कि जो अच्छी अच्छी कंपनियों के स्टॉक जो ऑलरेडी आपके साथ शेयर किए हुए हैं, पूरी लिस्ट आपके पास 140 स्टॉक है, उसमें पूरे 140 को आप छाने, उसमें देखें कि कौन सा स्टॉक कितने परसेंटेज वाइज नीचे आया हुआ और कितना ऊपर ये जा सकता है। ये खास तौर पर आईटी सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, ऑटो सेक्टर जो है ये काफ़ी जो है वो कतरे बेहतर सेक्टर है और काफ़ी डिस्काउंट रेट पर ये स्टॉक आए हुए हैं। उनमें से 2-4 कंपनी के स्टॉक को लेके बस रख लें आराम सुकून से और बैठ जाएं बस। 6 महीने साल मार्केट को बिल्कुल भी ना छेड़े, 6-7 महीने 8 महीने के बाद बिल्कुल हमारी मार्केट जो है वो सही टॉप उसने बना दिया होगा और ये सारे स्टॉक काफ़ी ऊपर चले गए होंगे। ये फायदा वही कमाएगा जिसने यहाँ पर बॉटम रेट पर अच्छे रेट पर, यानी ये इन्वेस्टर रेट है ये। जैसे कल 2 दिन पहले भी मैंने अर्ज किया कि ये जो सोसाइटी के प्लॉट होते हैं, जब शुरू में आप ले लेते हैं और शुरू में भी वो अगर अपनी प्राइस से नीचे चले जाते हैं तो वो इन्वेस्टर रेट होता है ना, एक होता है फाइल का रेट नेगेटिव में चला गया, जो नेगेटिव में लेके बैठ जाते हैं तो फ्यूचर में साल 2 साल बाद जब उसकी वैलिडिंग हो जाती है तो वही लोग फायदा कमाते हैं सही करके ये। तो अभी ये सारी फाइलें नेगेटिव में पड़ी हुई हैं, तो बेहतर ये है कि इन्हीं को चाहे वो फ्लाइंग सिमट है, चाहे वो जो ऑक्टोपस है, इसके अलावा कई स्टॉक है वो बहुत नीचे आए हुए हैं। ये के इलेक्ट्रिक है, इसके अलावा जो WTL है, या मीडिया टाइम्स है पेनी स्टॉक के अंदर, लोड्स लिमिटेड है, मेरिट पैकेजेस है, बहुत से स्टॉक है जो मैं देख रहा था कि बड़े जबरदस्त और बॉटम रेट पर आए हुए हैं। अब आने वाले दिनों आप ये बिल्कुल IMF के मुज़ाकरात आपके करीब है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट मैंने आपके साथ जो है वो उसका मोटा मोटा शेयर किया, आप इसको गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं, वो पूरी रिपोर्ट को आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ये फिर IMF के साथ आपके 3-4 और भी पैकेजेस आने वाले हैं, आपके चाइना से, कतर से, सऊदी अरेबिया से, जो है वो दुबई से, ये सारे आपको पैसे मिलने वाले हैं। तो ये पैसा किधर जाएगा, ये सारी इन्हीं कंपनीज को लगेगा, IPPs पे जाएगा, एक्सप्लोरेशन पे जाएगा और ये सारी तेजी के साथ मार्केट को उठाएंगे। तो आज आप देखें कि मार्केट सिर्फ 500 पॉइंट प्लस गई और कितने स्टॉक आज अपर लॉन्ग पर जो है वो क्लोज हुए। ये अगर इसी तरह जो है 2-4 मार्केट ने झटके लगाए तो स्टॉक मोर देन जो 20% तो ऑलरेडी ऊपर चले गए होंगे। ये तो बेहतर ये है कि जो अच्छी कंपनी के स्टॉक है वो लेके बैठ जाएं और बस अपना जो है वो जो टारगेट आपने रखा होगा, अगर आपने टारगेट फ्लाइंग सीमेंट का 15 रुपये रखा हुआ है तो पक्का उसको दूसरी पे बंद कर दें जब तक 15 नहीं होता, आज या 6 महीने के बाद, तब तक आप इसको ना बेचिए। तो 15 पर भी चला जाता है तो 100% आपको जो है इसके अंदर से फायदा हो जाएगा ये। तो इस तरह के स्टॉक जो है वो बॉटम रेट पर है। अभी अगर आपने इसको इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया कर दिया, फिर ये अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ पर मिलेगी, ये फिर तो अगर यहाँ से मार्केट चलेगी ऊपर और ये स्टॉक 20-25% ऊपर चलेगा तो फिर तो फायदा ही कोई नहीं, फिर आप देखते रह जाएंगे और फिर इंतजार करेंगे कि कब ये स्टॉक अगर दोबारा आ जाए नीचे तो मैं वहां पर बाय करूँ। तो यहाँ पर बेस्ट इन्वेस्टमेंट वाले रेट है और यहाँ पर आप इनको बाय करेंगे। आप जैसे हुकूमत का भी ये खतरा था कि हुकूमत जाने वाली है या क्या होने वाला है, ये लॉन्ग मार्च, तो आपने देखा कि वो भी सारा कुछ खत्म ही हो गया, ये जैसे बिल्कुल कुछ था ही नहीं। ये और डराया धमकाया ऐसे था कि पता नहीं क्या होने वाला है मुल्क में, कोई जो है वो आज़ादी मिलने जा रही है। तो आपने देखा कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं कि अंदर आपको पहले अभी मैं याद कर चुका हूँ, ये सारे हुक्मरान जो होते हैं ये सारे आपस में मिले हुए होते हैं, सिर्फ अवाम को जो है वो इन्होंने बेवकूफ़ बनाया होता है। और ख़ासतौर पर ये जो रैली के नाम पर और ये जो जलसों के नाम पर ये सारी अवाम जो है वो बेवकूफ़ हो रही होती है, अदरवाइज जो है और कुछ भी नहीं होता। ऊपर से सारा जो है यहाँ पर आने के बाद आपने खुद ही देखा होगा कि कुछ भी नहीं हुआ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, इतने दूर से चल फिर कर आए और उम्मीद ये थी कि कुछ ना कुछ बड़ी तब्दीली होने जा रही है, लेकिन हुआ क्या, सब कुछ है वो मुक मका हो गया। और बेचारे उन लोगों का क्या हुआ जो मारे खा कर आए या जिन्होंने डब्बे में बंद होके आए। और ये यानी कि अलमिया है हमारे मुल्क का कि आज से तकरीबन 70 साल हो चुके हैं, ये 70 साल गुजरने के बाद भी हमारी आवाम को जो है वो शऊर नहीं आया और हम भी वही लॉन्ग मार्च और धरने वाली जो है वो सियासत कर रहे हैं। ये और ख़ास तौर पर बैसियत जो है ये पिंडी इस्लामाबाद में जो है वो रहते हुए कम अज़ कम हम लोग जो है यानी कि ये कहने पर मजबूर है। और ख़ास तौर पर जो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, अदलिया है, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा का वास्ता है कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि आए दिन ये जो कभी नून लीग का जो है वो लॉन्ग मार्च चल रहा है, तो कभी PTI का लॉन्ग मार्च चल रहा है, तो कभी फजलुर रहमान साहब का लॉन्ग मार्च चल रहा है, कभी जो है वो तहरीक लबैक वालों का लॉन्ग मार्च चल के ये सारे रास्ते बंद किए जा रहे हैं, ये बंद किए जाते हैं।
तो 2 दिन में जो खासतौर पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जो अवाम जो तकलीफ बर्दाश्त करती है, वो आप लोग सोच भी नहीं सकते। जो दूसरे शहरों में जो लोग मौजूद हैं, ये हमारे तो मेन रोड सारी बंद कर दी जाती है, और ख़ास तौर पर जितने भी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ तक तो आम बंदा पहुँच ही नहीं सकता। ये ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्लेक्स है इस्लामाबाद का सबसे बड़ा, वो भी बंद। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, जहाँ पर अगर किसी को खुदा ना खास्ता कोई हार्ट का मसला आ जाए, वहाँ पर इमरजेंसी जाना पड़ जाए, लेकिन इन 2 दिनों में सारे रास्ते बंद। इसके अलावा जो है कोई सब्जी फ्रूट ताज़ा आपको नहीं मिलेगी यहाँ पर। उसकी वजह क्या है जी, रास्ते बंद है, कोई फ्रूट श्रूट कुछ नहीं आ रहा। कोई अगर आपको ज़रूरी काम पड़ गया है, बाहर जाना पड़ गया है, किसी रिलेटिव के मरने के तरफ जाना पड़ा है, सारे रास्ते बंद। तो खुदा का वास्ता है, ये सारी चीज़ें इसको मुकम्मल तौर पर जब वो बैन होना चाहिए। सारी जो सियासी जमातें, इनको भी होश के नाखुन लेना चाहिए, और सारा ये जो टोपी ड्रामा करते हैं लॉन्ग मार्च की शक्ल में, धरनों की शक्ल में, ये ख़त्म होने चाहिए। 70 साल हम लोगों को हो चुके। ये कौन सा तरीका है कि डब्बों में बंद करके दूसरे शहरों से लोगों को यहाँ पर लाया जाए और फिर एक तकरीर करके कहा जाए जी कि जी ये हमारी ताकत है। ये खाक ताकत का शो यहाँ पर हो रहा है, ये ड्रामाबाजी हो रही है। ये प्रॉपर जब एक जमहूरियत चल रही है, प्रॉपर एक इलेक्शन होने चाहिए, बस उसमें जो ताकत अपने इलेक्शन में वोट डलवाएं और ताकत का जो है ऐलान करें। जिसको अगर बहुत अपनी ताकत का शौक है तो वो चले जाए, जो बड़े बड़े रेगिस्तानी इलाके हैं, चौलिस्तान में चले जाएं, नारा थरपाका डेजर्ट, उस रेगिस्तानों में चले जाएं, वहां पर बंदे इकट्ठे करें, वहां पर जहाँ पर जिसको किसी को तकलीफ भी ना हो। ये लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो है वो ड्रामेबाजी करके, और ये सारा 2 दिन, और खास तौर पर ये जो मीडिया है, कई लोगों के तो मीडिया वालों ने हार्ट अटैक करवाए होंगे। जिस तरह की ये पैनिक क्रिएट करते हैं, एक मिनट के बाद ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अब ये हो गया, फिर ब्रेकिंग न्यूज आ गई, अब ये हो गया। ये अलहदा से जो है लोगों को ब्लड प्रेशर का जो वो मरीज बना देते हैं। ये तो कब तक ये ड्रामाबाजियां मुल्क में चलती रहेंगी? कब तक ये हमारा जो हजूम है, ये प्रॉपर एक कौम एक तब्दील कब होगा? अल्लाह ही जो है वो इस सारी हजूम को जो है खासतौर पर ये हजूम का लफ्ज़, ये हमारे जो एक माशाल्लाह ज़बरदस्त दोस्त है, वो कहते होते हैं कि ये पूरा एक हजूम है। ये अवाम नहीं है, ये कौम नहीं है, ये एक हजूम है जिसको कोई सेंस भी नहीं है कि हमारा मुल्क किधर जा रहा है, और हमने ऐसा बैसियत जो है वो सेंसिबल सिटीजन के हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए। ये तो बिल्कुल इस हजूम को एक कौम बनना चाहिए, और प्रॉपर सेंसिबल होना चाहिए कि ये जो तरक्की याफ्ता लोग है या तरक्की याफ्ता कौम है दुनिया में, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई टॉपिक ड्रामा कहीं चलता होगा कि पूरा मुल्क या पूरे शहर जो है वो जाम हो गए ये वाले। ये और आम लोगों की जिंदगी जो है वो बिल्कुल अजाब में मुब्तला हो गया, और आखिर में निकलता क्या है, ये देखें जी, ये हमारी ताकत, हमने ताकत शो किया, ये खाक ताकत है। ये टॉपिक ड्रामा इसका, उसको मैं कहूँगा और कुछ नहीं है ये। जी मुदस्सर अली साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाजी साहब, जो आज आपने लिस्ट बनाई थी ना सर, उसकी सॉर्टिंग आपने बहुत जबरदस्त की, बहुत जल्दी हम उसको ना फॉलो कर सके। उसमें जो डिफरेंस नेगेटिव में था, फिर उसको आपने असेंडिंग कर दिया, आपने वो बढ़ता गया। बड़ा अच्छा उसको एनालाइज करने में मदद मिली हमें, बहुत शुक्रिया आपका। सर दूसरा ये पूछना था कि जो प्राइस डाइवर्जेंस बनती है वो जिस तरह किसी एक स्टॉक में बनती है, इसी तरह वो मार्केट में भी बनती है कि नहीं? और नंबर 2, प्राइस डाइवर्जेंस अगर हमने देखनी हो तो किस टाइम फ्रेम पे ज्यादा बेहतर होती है ट्रेडिंग के लिए? थैंक यू। जी सर, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया इसका ना। इसमें खासतौर पर जिन मेंबर्स ने मुझे अपना ईमेल एड्रेस, अभी जैसे रिसेंटली मैंने आपके साथ एक परफॉर्मा शेयर किया था, उस पर आप लोगों ने अपना ईमेल लिख कर जो है वो मुझे शेयर किया, तो वो मैंने जो ओरिजिनल फाइल थी एक्सेल की, वो आपके साथ शेयर भी की ना। अगर आप लोग खुद से भी उसको सॉर्टिंग करना चाहते हैं किसी तरह भी, तो वो आप खुद से भी उसको कर सकते हैं। ये तो जो इसकी ओरिजिनल फाइल है वो भी मैंने आपको बजरिया ईमेल, यानी जिन्होंने ईमेल मेरे साथ शेयर किए थे, तो वो फाइल एज अ PDF के तौर पर भी, और ओरिजिनल जो XLS की जो फाइल होती है एक्सेल की, वो आपके साथ शेयर किया। तो आप जिस तरह चाहें उसकी सॉर्टिंग खुद से भी जो है वो कर सकते हैं। ये मैंने, यानी मुझे बेहतर ये लगा था कि मैं यानी कि वो शेयर करूं कि ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि फिलहाल कौन से स्टॉक ज्यादा डिस्काउंट रेट पर चल रहे हैं। तो जो टॉप वाले हैं तो वो तो बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट पर है। तो मैंने तकरीबन पहले 25 कंपनीज को हाईलाइट कर दिया था कि ये ज्यादा डिस्काउंट रेट है, तो उनमें भी आप मजीद सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर वो कंपनी IT सेक्टर से रिलेटेड है तो भी जबरदस्त है, अगर वो कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड कोई उन 25 में से शामिल है तो वो भी जबरदस्त है, अगर कोई रिफाइनरी वाली कोई बीच में आई हुई है तो वो भी बेहतर है, और अगर कोई खासतौर पर सीमेंट और स्टील थोड़े से जो है ये ग्रुप थोड़ा प्रेशर में आ सकता है, लेकिन अगर कोई ऑटो सेक्टर में से आया हुआ है
तो वो भी जो है वो कदरे बेहतर है। तो ज़्यादातर प्रेफरेंस आप करें रिफाइनरी सेक्टर को, आईटी सेक्टर को और टेक्सटाइल को, ये तो टॉप 3 में रखे ना। इन तीनों में से अगर कोई कंपनी उन 25 में से आई हुई है तो उनको लाजमी प्रेफर करेंगे। चौथे नंबर को फूड में, फूड कंपनी को जो है वो चौथे नंबर पर रख लें, क्योंकि फूड पर भी अभी टैक्स एक्सेम्पशन उन्होंने की हुई है ये। बाकी जब तक ये डॉलर की कीमत बढ़ी है तो आपका सीमेंट सेक्टर हो गया, आपका जो है वो स्टील सेक्टर हो गया, ये थोड़ा सा जो है वो प्रेशर में रहेगा। ऑटो सेक्टर भी थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा ये। तो बाकी इन चारों की जो मैंने सेक्टर अर्ज किए वो कदरे जो है वो बेहतर रहेंगे ये। बाकी जो है ना वो देखें डाइवर्जेंस जो है ना, आप तकरीबन सारे टाइम फ्रेम में लगा कर देखें ना, 30 मिनट से आप शुरू किया करें। 30 मिनट में अगर आपको डाइवर्जेंस नहीं नजर आ रहे हैं तो आप 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर डेली में, फिर 2 डे में, कहीं पर भी आप उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अब होता क्या होता ये कि छोटे टाइम फ्रेम में अमूमन डाइवर्जेंस उस तरह सही नजर नहीं आ रहे होते ये। छोटे टाइम फ्रेम में बाज़ औक़ात स्टॉक नेगेटिव में जा रहा होता है, लेकिन जब आप उसी को बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो उसके डाइवर्जेंस आपको ऊपर की तरफ नजर आएंगे ये, यानी डाइवर्जेंस नजर आएंगे प्रॉपर। तो उसमें क्या होगा ये, उसमें आपको ये अंदाजा होगा कि वक्ती ये स्टॉक शॉर्ट टाइम में तो नीचे जा रहा है, लेकिन इन द लॉन्ग रन किसी भी टाइम ये स्टॉक घूम सकता है और ये भी ऊपर की तरफ जाएगा ये। यानी अगर कोई स्टॉक शॉर्ट टाइम में नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है और वो अपने डाइवर्जेंस के हिसाब से ही जा रहा है या जैसे उसकी लाइन जा रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर उसके डाइवर्जेंस कहीं आपको इन्वर्स में नजर आ रहे हैं तो आप समझ जाए कि ये वक्ती जो छोटे टाइम की जो इसकी मूवमेंट चल रही है वो ऐसा फेक मूवमेंट है उसकी, और इन द लॉन्ग रन वो उसने या तो नीचे से ऊपर जा रहा है तो ऊपर से नीचे आएगा, या ऊपर से नीचे जा रहा है तो वो वापस घूमेगा और ऊपर जाएगा ये। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। तो टाइम फ्रेम मोस्टली डाइवर्जेंस के लिए चेंज करके जो है वो देखा जाता है ये। वैसे अगर नॉर्मल जितने भी आपने जो है वो पैटर्न वगैरह लगाने हैं, टेक्निकल जो कैंडल पैटर्न देखने हैं या इंडिकेटर्स लगाने हैं, तो वो कोशिश क्या करें जरा दरमियान वाला टाइम फ्रेम। आई एम काजी नबील और मेरा प्रोफेशन है स्टॉक मार्केट। मैं स्टॉक मार्केट में पिछले 15 साल से वाबस्ता हूँ। स्टॉक मार्केट पर मेरी बेतहाशा वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद है और तकरीबन पिछले 3 साल से मैं यूट्यूब और व्हाट्सएप पर लोगों को स्टॉक मार्केट की कंसल्टेंसी भी देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग स्टॉक मार्केट से वाबस्ता हैं। अगर हम पाकिस्तान का मुकाबला बाकी दुनिया से करते हैं तो हमें जो पाकिस्तान की रेशो नज़र आती है वो इंतहाई मामूली रेशो नज़र आती है। स्टॉक मार्केट को हम बहुत ख़तरनाक बिजनेस समझते हैं और अक्सर यही सुनने में मिलता है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो हमेशा नुकसान ही उठाते हैं। लेकिन जो लोग मुझसे वाबस्ता हैं वो बेहतर तौर पर जानते हैं कि जो हमारी फिलॉसफी है और बेसिक जो कंसेप्ट है स्टॉक मार्केट का, कि जब तक आप इसको सीख कर नहीं करेंगे तब तक चाहे स्टॉक मार्केट हो या दुनिया का कोई भी बिजनेस हो आप उसमें जो है कामयाब नहीं हो सकते। यही वजह है गाय बगाए हम स्टॉक मार्केट के कोर्सेज भी कराते हैं। अब जो मेरा कोर्स airschool.com में आया हुआ है, आप लोगों को सबको इन्विटेशन है कि ये कोर्स लाजमी करें। खास तौर पर जो हमारा मीडियम कोर्स है ये उन्हीं लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया जो स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी काम करें। इस कोर्स में आप लोगों को ना सिर्फ चार्ट एनालिसिस बल्कि इसके अलावा डिफरेंट इंडिकेटर, चार्ट स्टिक पैटर्न्स, इसके अलावा डिफरेंट जो है पैरामीटर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर और इवन जो बेसिक जो है कंसेप्ट साइकोलॉजी का कि स्टॉक मार्केट में कैसे और किस सोच के साथ आपने काम करनी है, ये सारी चीज़ें मीडियम कोर्स के अंदर हमने एक्सप्लेन की हुई है। कहाँ पर कोई स्टॉक लेना है, कहाँ पर स्टॉक बेचना है और किस जगह पर जो है हमने उस स्टॉक की पोजीशन को ऑफलोड करना है, कब तक किसी स्टॉक को हमने होल्ड करके रखना है, ये सारी चीज़ें हमने अपने इस कोर्स में कवर की हैं। तो देर ना कीजिए, इस कोर्स को फौरन सब्सक्राइब करें और इस एजुकेशन लर्निंग में खास तौर पर स्टॉक मार्केट में आप इंटर हो जाए। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इस कोर्स को करने के बाद जो आप ऑलरेडी पहले गलतियाँ कर चुके हैं वो दोबारा आप गलतियाँ नहीं करेंगे। जहाँ हम लाखों पैसा बर्बाद करते हैं स्टॉक मार्केट में, अगर हम प्रॉपर सीख कर जब हम काम करेंगे तो यकीनन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्टॉक मार्केट में नुकसान उठाएं। दरमियान वाला टाइम फ्रेम मैं समझता हूँ 1 आवर 2 आवर जो है ये तकरीबन दरमियान वाले हैं, ये ना बहुत छोटे हैं ना बहुत बड़े हैं ये। तो ये तकरीबन यानी कि स्विंग के लिए काफ़ी सूटेबल टाइम फ्रेम जो है वो समझे जाते हैं 1 आवर या 2 आवर वाले ये। जी मोहम्मद नईम साहब आपको अनम्यूट करूँ मैं। जी मोहम्मद नईम साहब। कैसा ठीक है? ऊपर चला गया 163 पे चला गया सर।
ज्यादा थोड़ा सा नीचे और नीचे आया तो है ही नहीं होता है, मतलब मजीद ऊपर जाएगा तो इस तरह मार्केट चल रही है। अच्छा मैं इसके ऊपर मैंने बताया छोटा भंडारा आई थिंक 94 प्लस सर वो कंटिन्यू नहीं है, इसको अक्टूबर से चेंज होगा, अक्टूबर ज्यादा मतलब उसमें ज्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। जी जी मुझे एडवाइस किया प्लीज। और दूसरा एक क्वेश्चन सर, ये क्वेश्चन मैं लॉन्ग टाइम लेने जा रहा हूँ, तब तो कोई 1 लाख 1.5 लाख तो इस रेट पे सही 3 रुपये मिल जाए तो बेहतर है सर प्लीज। थैंक यू। जी सर बिल्कुल, जो है ना वो गंदारा अगर नहीं लिया हुआ तो गंदारा ठीक है ना, ये 60 रुपए से नीचे नीचे ये कतरे बेहतर है गंदारा। और अटक रिफाइनरी जो है ना, ये तकरीबन जो लेवल थे 160 के लेवल, अब ये कतरे बेहतर इसके लेवल है ना, अब तो ये वापस बाउंस बैक कर गया ये। और खास तौर पर रिफाइनरी से रिलेटेड मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि इस हुकूमत की जो खास तौर पर जो फोकस है वो ये रिफाइनरीज में भी ज्यादा है, और खासतौर पर ये जो ऑयल एक्सप्लोरेशन यहाँ पर भी ज्यादा होंगी ये। तो आने वाले दिनों में इन्हीं सेक्टर ने जरा तेजी के साथ जो है ये ऊपर जाना है ये। तो बेहतर ये है कि रिफाइन अटक रिफाइनरी को यहीं पर ही पकड़ा जाए। गंदारा 60 रुपए से नीचे बिल्कुल ठीक था, अभी ये ऊपर चला गया। कोसम 3 रुपए से नीचे था, अभी 2 रुपये 80 90 पैसे पर भी ट्रेड कर रहा था, और आज मेरा ख्याल है ये 3 रुपए से ऊपर चला गया। तो ये बार बार हम पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ कि ये हमारा आजमाया हुआ स्टॉक है ये। यानी 1.5 साल से हमने कोसम को अपनी आंखों के सामने रखा, और ये बार बार जब भी 3 रुपए ऐसे नीचे आया तो 4.5 5 रुपए पर भी हमने इसको जाते हुए देखा ये। तो बिल्कुल यहाँ पर ले 1 लाख छोड़कर 10 लाख ले, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। तो ये अच्छे स्टॉक है। बाकी ऑक्टोपस अगर आप लेना चाहते हैं तो ऑक्टोपस भी मेरा ख्याल है उन 25 कंपनियों में शामिल है जो काफी डिस्काउंट रेट पर आए हुए हैं, तो बिल्कुल उसको भी आप ले सकते हैं। ऑक्टोपस को, ये ऑक्टोपस को ले, काफी बेहतर स्टॉक है ये। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि गंदारा को बेचकर ऑक्टोपस ले तो ना, 50-50% कर सकते हैं, लेकिन गंदारा भी जो है वो कतरे बेहतर है ये। अभी रिसेंटली गंदारा भी तकरीबन अपना डबल बॉटम तकरीबन 57 का बनाकर अब ऊपर जा रहा है। फिलहाल शॉर्ट टाइम में भी जो गंदारा का टारगेट है वो 80 रुपीज का ही है, तो 80 रुपीज तक तो गंदारा बेचना बनता कोई नहीं। जी अली जहाज साहब लाहौर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काजी साहब, ऐसा है कि आपको याद होगा ये लास्ट जब मार्केट ने स्पोर्ट्स तोड़ी थी तो लॉसेस हमने बुक किए थे। तो अब जितने भी स्टॉक है उस वक्त भी आपसे डिस्कस हुआ था, उससे ऊपर चले गए हैं जो हमने लिए थे ना। मैंने टैली लिया था 10 रुपये 70 पैसे पे बेच दिया था लॉस करके, अब वो 11 रुपये 70 पैसे पे है। फिर इसी तरह वेव्स मैंने 12 रुपये 12 पैसे पे बेच दिया था। NRL 212 पे बेच दिया था। तो अब मैं बिल्कुल खाली बैठा हूँ। मेरा बेसिकली कोई 1.4 मिलियन का पोर्टफोलियो था जो 1 मिलियन का रह गया ऑलमोस्ट। तो अब आपसे गाइडेंस ये लेनी थी कि ये जिस तरह आप डेली करवा रहे हैं इसको लें, या कौन सा स्टॉक लूं जो मेरा लॉस पूरा करके दे सकता है। और दूसरा PIBTL का बता। जी सर बिल्कुल, जो है ना ये ले ना, जो बॉटम रेट पर स्टॉक आए हुए ना, जैसे अभी भी जैसे ऑक्टोपस की अभी हमने बात की, बिल्कुल बॉटम रेट पर है ऑक्टोपस। ये भी यानी कि अभी इसने दोबारा जो है वो चलना शुरू किया। अभी रिसेंटली जो ऑक्टोपस ने अपना लो लगाया था तकरीबन जो है 57 था, उसके बाद से देखना अब ये 66 पर चला गया ये। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता करके ये ऊपर जाता ही जाएगा ना। तो बस इसी तरह का कोई स्टॉक ले ले, एक IT सेक्टर का ले ले, एक आध कोई फूड सेक्टर का ले लेंगे। यहाँ से ऑक्टोपस ले ले कुछ, और वहाँ से जो है आप ये मिचल फ्रूट्स जो है ये काफ़ी नीचे आया हुआ है, और उधर से रिफाइनरी में दोबारा नेशनल रिफाइनरी के कुछ स्टॉक ले लें। तो अब ये यहाँ से जैसे मार्केट चल रही है तो ये स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी बॉटम रेट पर है, तो 25-25% जो है सबके स्टॉक लेना शुरू करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जब ये आपकी जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाए तो मजीद इनके अंदर ऐड करेंगे। तो ये तो काफ़ी कदर बेहतर है ना। अब ये मार्केट ने भी अपना बॉटम लगाया, और ऑलमोस्ट जो हालात जो नज़र आ रहे हैं मुल्क के, अब वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं हमारे हालात। तो उसमें जो है ये काफ़ी बेहतर है कि आप इनको जो है इन स्टॉक्स को यानी कि ले के रखें, तब ये पैसे पूरे होंगे आपके ये। अदरवाइज यहाँ पर बैठे रहेंगे तो फिलहाल जो है ना वो मुश्किल ही है ये। अब जब तक जो नए इलेक्शन की जब तक डेट नहीं आ जाती या नया इलेक्शन हुकूमत कॉल नहीं करती, तब तक जो है ये मार्केट बेहतर ही रहेगी। अब कब होती है, 6 महीने साल लग जाता है, तब तक मार्केट बेहतर है ये। फिर उसके बाद फिर जब ये आएगा तो हो सकता है फिर वहां पर फिर एक दफा करेक्शन जो है मार्केट के अंदर देखी जाएगी। तो PIBTL भी उन्हीं स्टॉक्स में शामिल है जो ऑलरेडी काफी बॉटम रेट पर है ये। अगर आप सारे का सारा जो है वो 1 मिलियन का PIBTL भी अगर ले लेते हैं तो भी ये बिल्कुल सेफ है, 6 रुपए के करीब करीब ये 6 रुपए 16। जो शॉर्ट टाइम में जो इसका टारगेट है, जरा सा की मार्केट बेहतर होगी तो ये 9-10 रुपए पर ये स्टॉक चला जाएगा ये। तो ये भी आपका लॉस अच्छे तरीके से
कवर कर सकता है, और ये तकरीबन अपने ऑल टाइम लो पर ही मुझे जो है वो नजर आ रहा है PIBTL ये। तो यहाँ पर आप इसको एक्यूमुलेट करें, किसी भी टाइम PIBTL के अंदर काफी तेजी जो है वो आ सकती है ये। तो बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है। इसमें आपका पैसा कोई डूबने का या नीचे आने का चांस नहीं है ये PIBTL में। PIBTL हो गया, ये फ्लाइंग सीमेंट हो गया, ये कदरे बेहतर स्टॉक है ये। इवन जो बताए हुए ऑक्टोपस हो गया, इवन के जो छोटा पेनी स्टॉक में के इलेक्ट्रिक हो गया, 2.5 पर ये ट्रेड कर रहा है सर, ऑल टाइम लो पर ट्रेड कर रहा है ये। और कितना नीचे इसने आना है ये, तो ऊपर जब जाएगा 4 4.5 पर, वहाँ पर आपको अच्छा खासा फायदा होगा ये। जी मालिक बिलाल साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जैसा दो स्टॉक्स हैं, एक तो एयरलिंक के बारे में पता करना था कि एयरलिंक जिस रुपये मार्केट थोड़ी सी पहले ठीक थी, तो उसमें ये 38 रुपये से लॉक टू लॉक जो था वो ऊपर जा रहा था, और इसको मैंने 47 रुपये के ऊपर लेने की कोशिश की थी, लेकिन इसको ऊपर लॉक लग सका था लेकिन नहीं ले सका। उसके बाद फिर मार्केट डाउन हुई, तो ये अब तकरीबन 40-41 के ऊपर है। तो क्या अभी इसमें बाइंग बनती है कि नहीं बनती, क्योंकि जिस वक्त गवर्नमेंट ने मोबाइल एक्सेसरीज और मोबाइल के ऊपर सेंक्शंस लगाई थी, तो उससे अगले दिन इसमें लॉक टू लॉक के ऊपर जा रहा था। और दूसरा सर GGL है, GGL भी तकरीबन एक तो उसमें वॉल्यूम अच्छा खासा लग रहा है, और दूसरा उसको भी अपर लॉक तकरीबन लग के फिर वापस आ जाता है। तो क्या इन दोनों में बाइंग करनी चाहिए? जी सर। जी सर बिल्कुल जो है ना, एयरलिंक यहाँ पर बहुत अच्छा है ना। ये अभी रिसेंटली भी तकरीबन, अगर हम एयरलिंक की बात करते हैं ना, ये एयरलिंक का चार्ट ही आपके सामने खुला हुआ है। अभी रिसेंटली एयरलिंक ने अपना ये बॉटम बनाया, और उसके बाद से ये मुसलसल ऊपर ही जा रहा है। ये 36 रुपये का लो लगाकर अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऊपर ही जा रहा है। तो बेहतर यह है कि यहाँ पर अगर कल की 20 की एक आध ग्रीन कैंडल बनती है, और टाइम भी तकरीबन 2-2:30 बजे का बाद का हो, तो इसको लें, इसको ना, ये देखना ये कितनी ज़्यादा इसके अंदर बाइंग हुई है ये 25 कल के दिन ही ये। तो ये बाइंग यही बता रही है कि यानी कि इसकी खबर अच्छी है। अब यानी कि ये होता है ना कि जैसे अभी हुकूमत ने जो इम्पोर्ट वगैरह बंद किया है काफ़ी कंपनीज की, तो उसका फ़ायदा इन कंपनीज को आने वाले 5-6 महीनों में आप सिग्निफिकेंट फ़ायदा आप देखेंगे। ये तो नहीं होता कि आज इम्पोर्ट बंद होगी कल इन कंपनी को फ़ायदा होना शुरू हो जाए। तो अगले 5-6 महीने के बाद आप देखेंगे कि ये ठीक ठाक कंपनीज को जब फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा, तो ये पहले ही ऊपर जाना शुरू हो जाएगी ये। एयरलिंक जो है फिलहाल तकरीबन इस लेवल पर आप लें, और शॉर्ट टाइम में भी जो इसका टारगेट है वो तकरीबन 55-56 रुपये का इसका टारगेट है। यहाँ पर आप इसको बाय करें, कल का दिन ग्रीन कैंडल हो और ये तकरीबन 42 रुपये या इससे ऊपर ट्रेड कर रहा हो, तो वहाँ पर लाजमी इसकी बाइंग बनती है। स्टॉप लॉस आप इसको रख लें कि जब कभी ये 37 रुपये से नीचे आएगा तो मैं बेच दूंगा। 37 रुपये तक आप 4 रुपये का कम से कम जो है वो लॉस अपने जहन में रखें कि अगर यहाँ तक आता है तो ठीक है मैं बेच दूंगा, अदरवाइज जो मैं इसको होल्ड करके रखूंगा ये। तो बिल्कुल इसको रखें, और फिर यहाँ से अगर ये निकल गया 2-3 रुपये ऊपर चला गया, तो आप अपना स्टॉप लॉस भी साथ साथ ऊपर लेके जाएंगे, और फिर उसका फायदा ये होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको ये बिल्कुल भी लॉस नहीं देगा ये। तो एयरलिंक यहाँ पर बिल्कुल लेने वाला है। बाकी WCL मैं अभी उसका रिव्यू दे चुका हूँ, उसको अगर आपने नहीं देखा तो इसको रिकॉर्डिंग सेशन में आप देख लेंगे। WCL भी बिल्कुल यहाँ पर उसकी बाइंग बनती है। जी नासिर तुफैल साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम, बढ़िया सर। भाई साहब माशाल्लाह आज स्मार्ट लग रहे हैं। अच्छा, आपने कलरिंग का येलो एंड स्मार्ट लग रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आज तो मार्केट ने, असल में लेट ज्वाइन किया था, अगर मैं कोई रिपीट सवाल कर दूँ तो माजरत करता हूँ। अच्छा, इस आज मार्केट तो ज़बरदस्त रही है, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि मार्केट में अब ये जो जैसे बिहेव किया है, ये सस्टेन करेगी ऐसे ही कि जस्ट फिर वही होगा 1-2 दिन, या कम से कम हफ्ते नेक्स्ट तक फिर तेज़ी रहेगी? और दूसरी बात ये कि आज जो ज़्यादातर आईटी और रिफाइनरी में काफ़ी आईटी जो जितने भी शेयर्स थे ना वो अपर लॉक पे ऑलमोस्ट सब लग गए। उसकी वजह ये थी कि वो आईटी, मैंने भी खबर जो आपने भी शेयर की थी कि आईटी में पॉलिसी एक दे रहे हैं ये ना प्रेजेंट गवर्नमेंट, काफ़ी इमरात वगैरह दे रहे हैं आईटी, तो इसलिए आईटी जो है सारा सेक्टर ने पूरा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। तो मैंने फिर ऑक्टोपस वगैरह इसमें से ले लिया जैसे आप कह रहे थे, तो मैंने आपने पूरी डिटेल में बता दिया उसके बारे में, मैंने उठा लिए थे। और दूसरा ये कि बस यही सवाल है। ओके, थैंक यू। जी सर बिल्कुल, जो है ना तारीफ करने का सर बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी सर बिल्कुल इसी तरह ही है ना, ये ख़ास तौर पर देखें ना, यानी कि हुकूमत की जो पहली स्ट्रेटजी, हमारा जो मेन मसला क्या चल रहा है, हमारा मेन मसला एक तो ऑयल से रिलेटेड चल रहा है ये।
तो हुकूमत की प्रायोरिटी में अब जरी बात है ऑयल को किसी तरीके से बेहतर करना। बेहतर कैसे होगा? जब रिफाइनरीज बेहतर होंगी आपकी, तो तब ये सारा काम बेहतर हो सकता है। एक पहली स्ट्रेटेजी होगी रिफाइनरी ऑयल, बस ऑयल से रिलेटेड जो भी आइटम है उसको बेहतर करना। दूसरा, पाकिस्तान में जो बड़ा मसला चल रहा है वो डॉलर जिस तरह बेकाबू हुआ है, तो डॉलर को ऊपर चढ़ाने का मेन तरीका कार क्या है? ये यानी कि उसको नीचे कैसे लाया जाएगा जब आपके मुल्क में डॉलर आएंगे। ये तो डॉलर या तो आपकी एक्सपोर्ट इतनी हो कि आप जो है वो डॉलर मंगवा सकें, तो आपको पता ही है कि हमारी मुल्क की एक्सपोर्ट की क्या पोजीशन चल रही है। लेकिन जिस तरह ये आईटी सेक्टर जो है ये ग्रो कर रहा है, और खासतौर पर ये छोटे मोटे ये फ्री लॉन्चिंग करके जो या इवन के ये यूट्यूब से जो डॉलर्स वगैरह भी आ रहे हैं, तो हुकूमत ये देख रही है कोई ना कोई तरीका ऐसा हो कि जिससे ये डॉलर्स मुल्क में आए। और ये जो हमारी जो सॉफ्टवेयर की कंपनीज है, एवियन हो गया या ऑक्टोपस हो गया, नेटसोल हो गया, टीआरजी हो गया, जो हमारे यहाँ पर काम कर रही है, और उनकी वजह से अगर कोई डॉलर पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, इवन के सिस्टम जो है ये काम कर रहा है, तो ये कंपनियां बाहर की, हमारी लोकल कंपनीज तो नहीं है उस तरह ये, लेकिन जो यहाँ पर काम करके अपना सॉफ्टवेयर बाहर बेच रही है, और बाहर बेच कर जो डॉलर पाकिस्तान में आ रहे हैं, और अगर और खासतौर पर जो फ्री लांसर है हमारे, वो जिस तरह काम कर रहे हैं बाकी दुनिया में, जो खासतौर पर इंडिया हो गया पड़ोस मुल्क में, वहाँ पर देखें कि जो फ्री लांसिंग के जरिए दुनिया में काम करके जो डॉलर का रेवेन्यू वो जनरेट कर रहे हैं। तो अगर इसी तरह आईटी को प्रमोट किया जाए, हमारे जो लोग आईटी से रिलेटेड है उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंसेंटिव दिया जाए, और वो इस तरह डॉलर खींच खींच कर जो है अपने मुल्क में लाएं, तो ये डॉलर काफ़ी हद तक जो है वो कम हो सकता है। ये तो हुकूमत यही करेगी, और क्या करना है अगर उसने मुल्क बचाना है, तो मुल्क बचाओ में रिफाइनरी को बेहतर करना, डॉलर नीचे लाने के लिए आईटीज को बेहतर करना, और इसके अलावा जो है ये जो बिजली का मसला जो है मुल्क का, ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जो इशू है, ये इलेक्ट्रिसिटी का मसला तब आपका हल होगा जब आपकी जो आईपीपीएस कंपनी है वो सही काम करेंगी। ये आईपीपीएस कंपनी फिलहाल मुल्क में से भागने की चक्करों में लगी हुई है कि जी हमें पैसे नहीं दे रही है, तो अभी उनको भी उन्होंने मेरा ख्याल अब लॉलीपॉप वगैरह को दे रहे हैं कि हम आपको भी पैसे वगैरह आपके देंगे, कोई भागे ना यहाँ से। ये तो ये आईपीपीएस की जितनी कंपनियां ये सारी ऊपर जाएंगी, कैपको, हबको, इन्होंने आगे आने वाले दिनों में और भी बेहतर हो जाना है। तो इन स्टॉक्स पर फिर आपकी नजर होनी चाहिए। ये तो यही सारे स्टॉक चलने, और फिर कौन से चलेंगे ये। जी मोहम्मद हसन साहब आपको अनम्यूट कर, बाकी ऑक्टोपस आपने संभाल कर रखना है, आप ये 100 रुपए से ऊपर ऊपर बेचना है ऑक्टोपस को, यहाँ पर जिसने ले लिया ऑक्टोपस को। जी मोहम्मद हसन साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी मोहम्मद हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी बस जी 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 मोहम्मद आरिफ एक्चुअली बेटे का ये आया हुआ है। तो मैं एक्चुअली ये थैंक यू सो मच कि आपने ये शीट जो है बहुत अच्छी शेयर की है तमाम कुलीस के साथ, और काफ़ी हेल्पफुल है, और इसमें जो आपने मेंशन की हुई है परसेंटेज वाइज, तो वो बहुत इजी है कि जिन जिन के जो लॉसेज हैं वो उसके लिहाज से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने एक दो तीन जो है स्टॉक निकाले, तो काइंडली ज़रा इसका मुझे बताइएगा। पाक डेटाकॉम, G3 टेक्नोलॉजी और क्लोवर और सर्विस टेक्सटाइल, तो इसका जरा सा काइंडली मुझे बता दीजिएगा कि किस रेट पे बाय किया जाए। और टेक्निकली तो जाहिर है आपने सब चीज़ों को गो थ्रू करके ही शेयर किया है कि इसमें कोई इशू नहीं है, और लॉन्ग टर्म बेसिस पे फॉर इन्वेस्टमेंट हम इसको रख सकते हैं। थैंक यू। जी सर, ये तकरीबन मेरा ख्याल है ये सारी चार की चार कंपनी जो है ना ये उसी में शामिल है टॉप 25 में ना, तो बेहतर ये है कि उनको आप जो है वो बस लेके बैठ जाए इसको, और क्या इसको यानी कि ये बिल्कुल बॉटम रेट है। उनमें से कोई एक दो कंपनीज को जो है उसका टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं कि टेक्निकल उनके क्या कह रहे हैं। जैसे ये पाक डाटा कॉम ही आप देख लें, ये तो पाक डाटा कॉम जो है ये भी जो है पिछले दिनों तकरीबन 125-30 रुपए पर जो है ये ट्रेड कर रहा था। ये फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके ये स्टॉक जो है वो नीचे आया। डिविडेंड बोनस देने वाली कंपनी है, डिविडेंड भी इसने कई दफ़ा माजी में भी दिए। ये तो अभी ये ऑलमोस्ट अपने बॉटम रेट पर मौजूद है, यही कि इसको पकड़ लें। ये 2020 वाले रेट पर ये मौजूद है, और नॉर्मल भी इसका जो टारगेट होगा वो मोर देन 100% से ज़्यादा का इसका जो है वो आपको प्रॉफिट देगी। ये इसके अलावा क्लोवर, आज क्लोवर को भी मेरा ख्याल अपर कैप लगा हुआ था। ये क्लोवर सर ये तो बिल्कुल फेवरेट कंपनीज में शामिल है ये, और ऑल टाइम लो पर ये ट्रेड कर रहा है। 18 रुपए का बॉटम बनाकर अभी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ खमजन है ये, और किसी भी टाइम आप देखेंगे कि ये फिर लॉन्ग टू लॉन्ग जाना शुरू हो जाएगा। और नॉर्मल में भी इसका जो रेट होता है वो 40-45 और फिर उसके बाद 80-90 पर ये ट्रेड कर रहा होता है। ये बेशक इसका पिछला 10-15 साल वाला जो हिस्टोरिकल डाटा होता है वो भी उठाकर आप देखेंगे। KCStocks.com एक वेबसाइट है, वहाँ पर आप चले जाए तो इसका अगर 10-12 साल रिकॉर्ड भी देखेंगे तो वो भी आपको तसल्ली बख्श इसका डाटा नजर आएगा। ये तो ये सर सारी कंपनीज बेहतर है। तो इसमें आप लोग अब गौर से आप लोगों ने ये बात सुनी है कि खास तौर पर
जो है वो दो किस्म की कैटेगरी है। एक वो कैटेगरी है कि जिन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करनी है ये, और जिन्होंने शॉर्ट टाइम में काम करना है। जो शॉर्ट टाइम में काम करते हैं उनके साथ मैं डेली के डेली स्टॉक्स रिकमेंड करता हूँ, उनके प्रॉफिट टेकिंग लेवल शेयर करता हूँ। तो वो किसी को अब TP1 हिट करता है, कोई TP2 हिट करता है, TP3 हिट करता है, वो है शॉर्ट टाइम के लिए ये। लेकिन अगर कोई चाहता है कि मुझे 100% से ज्यादा का प्रॉफिट हो, मुझे बड़ा प्रॉफिट हो, तो बड़ा प्रॉफिट के लिए आपके पास मैंने इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स आपके साथ शेयर किए हुए हैं। अब ये आप में से जो है आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट वाला ज़हन रखकर उन कंपनीज के अंदर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करनी है। ये सारा कुछ बनाकर आपको मैंने दिया हुआ है, उसमें आपने खुद ही ढूंढनी है। यहाँ पर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं या पर्सनल भी डिस्कस कर सकते हैं कि मैं ये कंपनीज लेना चाहता हूँ, ये कंपनीज कैसी हैं। ये तो जो 25 कंपनियां टॉप वाली हैं वो सारी जबरदस्त, उनमें से किसी को भी आप पिक करेंगे, जिसको भी पिक करेंगे अगले साल के अंदर अंदर ही आपको मोर देन 100% जो है वो गेन देंगे। अगर हमारी मार्केट बेहतर हो जाती है, और लग भी यही रहा है कि हमारी मार्केट बेहतर होगी ये। और अगर मार्केट बेहतर नहीं भी होती, ये बिल्कुल इन्वेस्टर रेट है, बॉटम रेट है, यहाँ पर आपने लेकर इनके साथ छेड़ी नहीं करनी है। कोई आपसे ला कहे कि जी आज मार्केट गिर जाएगी, ये फिर नीचे आ जाएगी, ये हो जाएगा, जब तक जो है प्रॉपर एक चीज नहीं आ जाती कि IMF आपको बिल्कुल भी पैसे नहीं देगा, आपका मुल्क दिवालिया होने वाला है या दिवालिया हो चुका है, जब तक इस तरह की खबरें नहीं आती तब तक जो है वो आप लोगों ने जो है अपना पैसा उन इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक से नहीं निकालना है। उनके अंदर पड़ा रहने दें, बस यूं ही हालात बेहतर होंगे। सियासी हालात ऐसे डिस्टर्ब रहेंगे, ये तो वो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि 6-7 महीने तक हमारे ये जो सियासी जो है वो हालात खराब ही रहेंगे। ये अभी जैसे खान साहब ने कहा कि 5 दिन के बाद मैं दोबारा आऊंगा, जो है ये इस तरह की एक्टिविटी चलती रहेगी ये वाली। लेकिन जो है वो जो इकोनॉमिक जो है हमारी स्टेबिलिटी शुरू हो जाएगी, ये जो ही हमारी IMF की किस्त मिलना शुरू हो जाएगी आने वाले दिनों में, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल हमारे हालात जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट रिकवरी की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाएगी। ये पहले ही मार्केट यानी इकोनॉमी बाद में ठीक होगी, मार्केट पहले ही ठीक होना शुरू हो जाएगी ये। तो वो आपको फायदा कौन देगा? वो इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक जो आपने अच्छे रेट पर लेकर बैठ जाएंगे आराम सुकून से, साल 2 साल बाद जब आप उनको देखेंगे तो 100% ज्यादा वो आपको फायदा दे चुके होंगे। वहां पर आप एक टारगेट रख लें, वहां पर बेशक सारे बेच दें। और इसके अलावा जो शॉर्ट टाइम वाले स्टॉक हैं वो जैसे मैं लेता बेचता रहता हूँ, वो आप उसके साथ करते रहे, तभी आपको जो है ना वो फायदा होगा। जब आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक को बॉटम रेट पर, और कंपनियां भी अच्छी कंपनीज हो जो आपके साथ सारे मैंने शेयर की, इसमें आप ये भी देखेंगे ये सारे जो मैंने आपको सेक्टर जो है वो कंपनीज आपके साथ शेयर की है, उसमें कुछ सेक्टर के अंदर कुछ कंपनीज गायब है ये, यानी सेक्टर के अंदर तो है लेकिन मैंने आपके साथ शेयर नहीं की क्योंकि वो डिफॉल्टर में पड़ी हुई है। ये जिन जिनके साथ डिफॉल्टर है या डिफॉल्टर का इशू है वो मैंने कंपनीज निकाल दिया ताकि आप उस कंपनी के अंदर जाए ना, जो ऑलरेडी डिफॉल्टर लिस्ट के अंदर पड़ी हुई है ये। तो ये सारी कंपनीज तकरीबन बेहतरीन कंपनीज है, बॉटम रेट पर मौजूद है, 3 साल लो पर मौजूद है। माजी में ये मोर देन 200%, 300%, और कई कंपनियां ऐसी भी हैं जो 2700% जो है वो ऊपर गई है ये। उसमें आप पूरी लिस्ट में देखें, ऐसी ऐसी कंपनियां जो 2700% ऊपर गई हैं ये। अगर वो कंपनीज अभी अगर 600-700% नीचे आई हुई है, यानी कि काफी बॉटम रेट पर आई हुई है, यानी 2700% में से कोई 2000% या 1500% मजीद नीचे आ चुके हैं ये, तो वापस भी उनके रिवर्स करने के चांस भी काफी है। जी मौजम साहब लाहौर से आपका ट्वीट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, क्या हाल है? ठीक है जी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना है, आपने बड़ा अच्छा माशाल्लाह गाइड किया था ऑक्टोपस का। तो मुझे अभी तक याद है आपने कहा था कि 63 के बाद ये और तेज़ हो जाएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक्यूमुलेट किया उसको 61 पे भी, और 11,000 शेयर मैंने एक्यूमुलेट किया उसको। तो आगे भी तो 63 के बाद वैसे ही वो उसी तरह ही उसको मतलब वो हुआ तेज़, और उसके बाद हाथ नहीं आया। तो अब ज़रा मुझे अब ये गाइड कर दें कि अब मैं फर्दर लेना चाहता हूँ, तो मेरे पास रिफाइनरी सेक्टर का इस वक्त कोई स्टॉक नहीं है। IT में मेरे पास है, फार्मा में है, और टेक्सटाइल में है। तो अब मैं फर्दर ऑक्टोपस का ही माइंड बनाया हुआ था, ऑक्टोपस या AVN। तो ये अब चूंकि लॉक टू लॉक जा रहे हैं, अब मैं रिफाइनरी में कौन सा, अगर कोई ऐसा स्टॉक बता दें वो, नहीं तो फिर ऑक्टोपस ही किस लेवल पे लूँ? जी सर बिल्कुल, अगर ऑक्टोपस कल के दिन भी जो है ना ये 70 रुपये से ऊपर की क्लोजिंग दे देता है, और ये 2-2.5 बजे के बाद ये 70 रुपये से ऊपर ट्रेड करे तो इसको भी लिया जा सकता है ये। और ऐड करें आगे नेट सोल जो है उसकी भी कोई खबरें आ रही हैं तो वो भी मजीद ऊपर जाएगा, आज इसको भी अपर कैप लगा हुआ था ये। तो नेट सोल या ऑक्टोपस दोनों में से जिस मर्जी को ले लें। फर्मा में से बेशक निकल है ये, फर्मा जो है फिलहाल चलता हुआ नजर नहीं आ रहा, फार्मास्यूटिकल अभी उन पर जो है वो डंडा चलेगा, क्योंकि जिस तरह इन्होंने अपनी प्राइसेस बढ़ाई हुई हैं फार्मास्यूटिकल ने, दवाइयों ने, और जिस तरह इन्होंने खाया पिया ये पिछले 4 साल में,
इनको मुझे लगता है इनका एहतसाब शुरू होगा तो ये ज़रा प्रेशर में रहेगी, तो फर्मा में पैसा ना फंसाएं। बेहतर ये कि जो चलने वाली कंपनीज है फिलहाल रिफाइनरी में, अटक रिफाइनरी के अंदर फर्मा का पैसा डाल देंगे, और कुछ और है पैसा बचा हुआ तो वो ये ऑक्टोपस में डालें बस। तो ये आप ऑक्टोपस आने वाले जो दिन होंगे वो 100 रुपये से ऊपर ही आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा ये। तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको जल्दी जो वो रिकवर कर देंगे। जब इनसे जूस निकल आए, जब इनसे कमाल है अच्छे पैसे, तो फिर बेशक फर्मा को देख लें उनमें से कौन सा फर्मा वाला अभी बॉटम रेट पर मौजूद है, फिर उस टाइम देखा जाएगा। फिलहाल फर्मा सेक्टर, इसके अलावा जो है जो स्टील सेक्टर हो गया या जो सीमेंट सेक्टर है, ये अभी फिलहाल थोड़ा प्रेशर में ही नजर आएगा। आने वाले दिनों में कोई डॉलर आपका नीचे आ जाता है तो फिर हो सकता है स्टील और ये सीमेंट और ये ऑटो थोड़ा सा बेहतर हो जाएंगे। जी मोहम्मद नईम साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सुहेल अनवर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर लुकिंग स्मार्ट एज यूजुअल। अच्छा सर जी, मैंने कुछ OGDCL का फिर वेट तो काफी किया, लेकिन अब मुझे ना फिर मैंने कल भी मैंने कुछ ले लिया था और कुछ आज लिया है, तकरीबन 75 के राउंड अबाउट उसको ले लिया है। अब मजीद उसका वेट करूं और ऐड करने के लिए या रुक जाऊं? जी सर बिल्कुल जो है ना OGDC, अगर आप OGDC के अंदर इंटरेस्टेड है ना तो ये बिल्कुल बॉटम रेट है OGDC का। ये 75 तो बिल्कुल यानी कि इन्वेस्टर रेट है ना, तो यहाँ पर अगर आप प्रॉपर आपने अगर इन्वेस्टमेंट वाला जहन बनाया हुआ है तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप ले सकते हैं। लेकिन सारा पैसा OGDC पे ना डालें ना। जैसे फिलहाल जो रनिंग आइटम चल रहे हैं ना वो रिफाइनरी है और IT सेक्टर है, तो बाकी थोड़ा पैसा OGDC में जो पड़ा वो पड़ा रहने दें। अभी ऑक्टोपस के अंदर या नेट सोल के अंदर या इवन के TRG भी बुरा नहीं है यहाँ पर, तो TRG के अंदर भी जो है यहाँ पर आप लगा सकते हैं। अभी जैसे 80 रुपये से ये ऊपर क्रॉस कर गया TRG, अब ज़्यादा चांसेस है कि ये जो है वो 100 रुपये की तरफ जो है ये जाएगा TRG। जिस टाइम ये 91 क्रॉस कर गया तो फिर तकरीबन 120 130 के करीब करीब ये चला जाएगा ये, तो इसमें भी आप जो है वो पैसा लगा सकते हैं। तो IT सेक्टर का कोई स्टॉक ले ले, चाहे ऑक्टोपस, चाहे नेट सोल, चाहे TRG या एवियन या चप्पर कैप है, इन चारों में से कोई एक आध को ले ले बस। जी हामिद महमूद साहब कराची से। जी गाय साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। गाय साहब मैंने वो BGL कोई 40-50% लॉस में बेचे थे, तो मैं तो नीचे लेना चाह रहा था, तो वो तो नीचे आया ही नहीं, अब तो ऊपर चला गया। तो वो पैसे मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने अभी का वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने थे। तो और मैंने कराची इलेक्ट्रिक भी बेचा था, वो गलती से बिक गया था, वो कोई ₹2.58 पे। वो भी दोबारा इन्वेस्ट करना है, तो वही कराची इलेक्ट्रिक ले लूं और BGL की जगह कुछ और ले लूं मैं फिर? जी सर BGL जो है ना यहाँ पर बुरा नहीं है, ये जैसे 7 रुपये से नीचे है जब तक जो है इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, और जो ANL है उसको भी लिया जा सकता है। अभी भी ANL भी बुरा नहीं है, इसका 11 रुपये 55 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, तो नॉर्मल में भी आपने इसको देखा होगा ये 14-15 रुपये तक तो चला ही जाता है ये, तो इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। जिस टाइम ये 15 रुपये से ऊपर चला गया तो फिर तो ये काफ़ी ऊपर चला जाएगा, ये 26-27 रुपये के करीब करीब ये, तो उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। इवन के इलेक्ट्रिक भी बुरा नहीं है, के इलेक्ट्रिक भी अभी 2 रुपये 55 पैसे पर ट्रेड कर रहा है ये, उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। बाकी पेस कोसम सर सारे स्टॉक तकरीबन जो है वो बॉटम पर लगे हुए हैं, जब ये चलेंगे थोड़ा थोड़ा 4-4 पैसे ऊपर चलेंगे तो ये अच्छे खासे ऊपर चले जाएंगे। तो कोई भी स्टॉक 2-3 पकड़ ले, ये सारे वो है जो आपने ऊपर जाते हुए भी देखे हुए, तो अभी भी ऊपर ही जाएंगे, इन्होंने रहना नहीं है नीचे, तो ये भी ऊपर चले जाएंगे ये। तो कोई भी 1-2 स्टॉक ले ले, चाहे BGL दोबारा ले ले, चाहे ANL ले ले, चाहे कोसम या पेस में से एक आप कोई उठा ले बस। जी मोहम्मद नईम साहब आपको दोबारा एडमिट करूँगा। अच्छा मैं दोबारा से मुझे एक मशवरा देना है। देखिए मेरे पास एडफा काफी टाइम से पड़ा हुआ है, सब 61-62 में घूम रहा है। अच्छा अभी ऐसा रिफाइनरी सेक्टर चल रहा है, अच्छा अगर मैं उसको मतलब उसको रिप्लेस कर लूँ या इसी को मतलब होल्ड करके रखूँ सर प्लीज? जी सर जिसका जो रेट एटमा का चल रहा है ना वही रेट अटक रिफाइनरी का भी चल रहा है ये। अटक रिफाइनरी जो है वो फिलहाल कदरे बेहतर है ये। अभी जैसे अर्ज किया ना ऑटो सेक्टर थोड़ा प्रेशर में रहेगा ये। अभी जैसे ऑटो सेक्टर पर काफ़ी इन्होंने जो है वो पाबंदियाँ भी लगाई हैं, बड़ी गाड़ी आप जो है ना वो इम्पोर्ट नहीं कर सकते, तो और भी काफ़ी जो है वो ड्यूटियाँ शुटियाँ इन पर लगाई हुई हैं, तो ऑटो सेक्टर पिसेगा अभी, खासतौर पर ऑयल प्राइसेस का जिस तरह काम चल रहा है तो ऑटो पर जो है वो थोड़ा प्रेशर रहेगा ये। तो बेहतर ये है कि जितना रेट एटमा का चल रहा है उसी रेट पर आपका अटक रिफाइनरी है और वो ले लें बस। रिफाइनरी अटक रिफाइनरी ये 250-300 रुपये का स्टॉक हो जाएगा आराम से, अगर ये
कुछ रिफॉर्म्स लेकर आते हैं और रिफाइनरी को थोड़ा सा इंसेंटिव देते हैं तो बेहतर हो जाएगा ये। जी इरफान सिद्दीकी साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। साहब मेरा एक क्वेश्चन ये था कि मैंने ना WTL मेरी ₹2 की परचेज थी तकरीबन, जो मैंने इकट्ठे किए थे, एवरेज ₹2 आ रही थी। तो जब ये थोड़ा सा क्राइसिस आया तो आपका एक मैसेज आया, तो उसमें ना मैंने तकरीबन 30% ना वो बेच दिए थे ₹1.49 पे। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ वो पैसे पड़े हैं, तो क्या अब दोबारा WTL, अब तो वो ₹1.56 तक चला गया है, वो लिया जाए, या मतलब एक दूसरा एक शेयर नजर आ रहा था सिल्क बैंक, वो अचानक से ना पता नहीं उसको क्या हुआ, पर लगने शुरू हो गए हैं। तो उसके हवाले से ये दो मेरे सवाल आते हैं, इसके लिए रिक्वेस्ट होगी आपसे। थैंक यू। जी सर बिल्कुल, जो है ना सिल्क बैंक की भी खबरें चल रही है ना कोई इसके वो स्टॉक लेने का इंटरेस्टेड है ना, तो बड़ी कंपनी जो है। पहले तो सुना था कि ये अभी बैंक वगैरह ये लेना चाह रहे हैं, इसके सिल्क बैंक के जो है ना इसको एकमुलेट करना चाह रहे हैं ये। तो इसकी कोई ना कोई खबर है, तभी तो अभी रिसेंटली सिल्क बैंक नीचे आ गया था 0.99 पर, तो आप ये देख रहे हैं 1.43 पर चला गया ये। तो उसके अंदर भी आप ले सकते हैं, अभी भी बुरा नहीं है सिल्क बैंक। तो बाकी अगर WTL लेना चाहते हैं तो 50% सिल्क बैंक ले लें, 50% दोबारा जो है वो WTL ले लें। तो आने वाले दिनों में WTL किसी भी टाइम तेज हो जाएगा, जैसे टैली ऊपर जा रहा है, IT सेक्टर ऊपर जा रहा है, तो एक आध कोई खबर आई तो ये WTL को भी पर लग जाएंगे, ये भी तेज हो जाएगा ये। तो खबर का इंतजार ना करें, पहले उसके अंदर डाल लें। यानी कि अभी WTL भी आप देखें तो 1.42 का लो लगाकर 1.60 तक ये पहुंच गया है। तो ये छोटे छोटे पैनी स्टॉक अगर 10 पैसे भी ऊपर जाए तो अच्छा खासा परसेंटेज वाइज ऊपर चले जाते हैं ये। तो इनके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट की जा सकती है ये। जी आमिर शाह साहब आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं माजरत काजी भाई, मैंने पहले ज्वाइन नहीं किया, मैं थोड़ा बिजी था। मुझे सिर्फ छोटा सा एक बता दें, मैपल लीफ और ट्रीट का इधर इस रेट पे बाई करना चाहिए या नहीं? जी सर बिल्कुल, ट्रीट तो यहाँ पर ले लेना। अभी ट्रीट वापस बाउंस बैक कर गया ना, जैसे हमें लग रहा था कि ये ₹25 पर आ जाएगा, लेकिन आज ये फिर तकरीबन जो है वो ₹30 से ऊपर जो है ये ट्रेड करना शुरू हो गया ये। तो ये बिल्कुल बेहतर, अगर कल के दिन जो है ये ₹32 अगर ये ऊपर चला जाता है, इसके ऊपर जिस टाइम ये क्लोज हो जाता है तो फिर इसका अगला टारगेट कम से कम 39-40 जो है वो बनेगा ये। तो ट्रीट जो है ये मैपल लीफ से जो है वो कदरे बेहतर है ये। मैपल लीफ भी यानी कि उन स्टॉक में शामिल है जो काफ़ी हद तक बॉटम रेट पर जो है वो आ चुके हैं ये। अगर ये जो खास तौर पर मैपल लीफ कल के दिन जो है अगर ये ₹28.5 से ऊपर अगर कहीं चला जाता है 2-2:30 बजे के बाद, फिर इसके भी चांसेस है कि यहाँ से हो सकता है ये वापस बाउंस बैक करेगी, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा फिर ये। तो सीमेंट में मुझे लगता है थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, बाकी जो सेक्टर है ना वो कतरे बेहतर है ये। सीमेंट थोड़ा सा जो है वो डॉलर की वजह से काफ़ी लोड है इनके ऊपर ये। जी चैट बॉक्स से जरा मैं आ रहा हूँ और चैट बॉक्स से सवाल ले रहा हूँ, ये और टाइम भी काफ़ी ऊपर हो गया ये। जी चैट बॉक्स में सवाल है सबसे ऊपर, जरीम साहब कह रहे हैं कि अटक रिफाइनरी कल किस प्राइस पे बाय कर सकते हैं और TP क्या होगा ये। सर अभी देखें ना, अगर कल के दिन अटक रिफाइनरी जो है अभी आज भी तकरीबन मेरा ख्याल अपर कैप के करीब ही कहीं जो है ये क्लोज हुआ ये तकरीबन जो है 163। कल के दिन अगर ये 167 से ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर तो काफ़ी चांसेस है कि अगर इसका टारगेट ₹200 का होगा ये। अगर ये कल आखिरी टाइम 2:30-3 बजे के बाद का टाइम हो और ये 167 से ऊपर ट्रेड कर रहा हो तो तकरीबन जो है 154 के स्टॉप लॉस के साथ जो है इसको लिया जा सकता है ये। फिर टारगेट आपने तकरीबन ₹200 का रखना है ये। ₹200 तक ये स्टॉक जो है उम्मीद है कि आराम से चला जाएगा ये। जी उमर फारूक साहब कह रहे हैं कि पाइनियर बाई किया जाए, किया है इसको क्या देख रहे हैं और कहाँ तक जाएगा। सर पाइनियर काफ़ी बॉटम रेट पर आया हुआ है ना, तो ये भी तकरीबन सिल्वर सेक्टर का स्टॉक है लेकिन काफ़ी बेहतर स्टॉक है ये। तो यहाँ पर जो है पाइनियर आई थिंक मैंने बाई भी करवाया है आपको ये। तो पाइनियर जो है फिलहाल शॉर्ट टाइम में भी जो इसका टारगेट होगा वो कम से कम ₹65 के करीब, अभी तकरीबन ₹60 पर यह ट्रेड कर रहा है ना। तो पाइनियर का जो शॉर्ट टाइम में भी जो टारगेट है वो कम से कम 65, फिर उसके बाद 70-75 के करीब ये जाने के चांस है इसके लिए। बस मार्केट हमारी बेहतर रहेगी। जी जरीम साहब कह रहे हैं कि सरल के बारे में आपने पूछा, एट व्हाट प्राइस इट शुड बाई, व्हाट इज इज ब्रेकआउट एंड TP। सर सरल जो है तो ये बिल्कुल बॉटम रेट पर मौजूद है ना, सरल तो बिल्कुल नीचे आया हुआ ये। लेकिन जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि जो फर्मा सेक्टर है वो मुझे उसका चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी अगर सरल को लेना है तो ये ₹100 102 पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर ये कदरे बेहतर है ये। तो फिर इसके बाद इसका जो सही ब्रेकआउट निकलेगा वो तकरीबन ₹130 से जब ये ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाएगा
तो वहां पर इसका ब्रेकआउट है, वहां से फिर ये कहीं उम्मीद है कि ये ऊपर जाएगा ये। जी अभी रियाज साहब कह रहे हैं कि ऑक्टोपस बॉट एट 64.5 पर आपने बाय किया हुआ है। TP1 अगर आपने इसका लेना है तो फिलहाल सर शॉर्ट टाइम में भी जो इसका टीपी है वो तकरीबन 67 रुपीज़ बनता है ये। अगर ये 67 से ऊपर क्लोज हो जाता है कल यानी कि एक मिनट शॉर्ट टाइम में अभी मैंने क्या 70 पे इसका फिलहाल शॉर्ट टाइम का इसका जो टीपी है ये, अगर ये कल के दिन 70 पे से ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर इसका अगला टारगेट होगा तकरीबन 81 रुपीज़ के करीब करीब ये। जी नेक्स्ट हमारे पास है अबीर साहब कह रहे हैं ऑक्टोपस ने पूछा और यूसुफ वेविंग बाइंग। यूसुफ वेविंग सर 5 रुपए पर ट्रेड कर रहा है यहाँ पर, 5 रुपए से नीचे काफ़ी अच्छा है, इसको लिया जा सकता है ये। अबीर रियाज साहब कह रहे हैं कि बाइंग जोन ऑफ सिस्टम भी अगर आपने सर अगर हमारा जूम सेशन अगर आप रोज सुनते हो तो सिस्टम का भी मैंने अर्ज किया था कि सिस्टम जो है रिसेंटली इसकी जो सपोर्ट थी तकरीबन 300 रुपए के करीब ये अपना एक बॉटम रहेगा और फिर ये ऊपर जाएगा ये, बल्कि 280 का बताया था कि 280 तक जो है ये आ सकता है ये। आज भी तकरीबन 280 के करीब इसने एक बॉटम बनाया और उसके बाद ये वापस बाउंस बैक हो गया ये। कल के दिन अगर ये जो सिस्टम है ये 335 रुपए से ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाए और 2:30 बजे के बाद का टाइम हो तो सिस्टम लिया जा सकता है और इसका फिर आपने जो स्टॉप लॉस है कम से कम जो है वो 280 रुपए का जो है आपने शॉर्ट टाइम में इसका स्टॉप लॉस रख रहे हैं, फिर उम्मीद है कि ये भी ऊपर चला जाएगा ये। इम्तियाज अली साहब कह रहे हैं कि एक्सेल शीट मोबाइल पे वर्क करती है और प्लीज सेंड में और स्टॉक सर मोबाइल में भेजना जरा मुश्किल हो जाएगा, अगर ईमेल है तो ईमेल में भेजी जा सकती है ये। मेरे मोबाइल में नहीं है, मेरे सिस्टम में वो पड़ी हुई है तो वो सिस्टम से ही जाएगी ये। मलिक अफजल साहब कह रहे हैं लाहौर से पीआई बीटीएल इज नॉट सुटेबल ऑन फंडामेंटल बेसिस, इज इट विल अचीव पीरियड टारगेट। सर अचीव करेगा पीआई बीटीएल, इसको ये ना देखा करें कि फंडामेंटली का क्या पोजीशन चल रही है ये, टेक्निकली देखा करें कि टेक्निकली वो स्टॉक कहाँ पर खड़ा है ये। तो अगर फंडामेंटली वो कंपनी बेहतर होती तो वो 6 रुपये पर आपको वो स्टॉक मिल रहा होता, अगर फंडामेंटली वो कंपनी बेहतर होती तो वो आपको 80 रुपये का ये स्टॉक होता फिर उस वक्त ये। DHI साहब कह रहे हैं कि आई हैव 30% लॉस इन अमरेली स्टील एंड मैपल लीफ, शुड आई सेल दीस एंड शिफ्ट टू सम अदर। सर बेहतर ये है कि आप इनको रखें। अमरेली आने वाले दिनों में ये तकरीबन 48-50 रुपये के करीब चला जाएगा और मैपल लीफ भी तकरीबन इतने पर चला जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा इसमें ये है, ये इसी लेवल के स्टॉक है ये, आपका ये 30% का लॉस कवर कर देंगे तो बेहतर ये कि इनको होल्ड करके रखेंगे। जी नसीम जफर साहब ने हैंड रेस किया, आखिरी ये भी ले लेते हैं। जी अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मेरे पास सर हीनो पर है काफी देर से, मैं तो उसको रख के बैठा हूँ। अब अगले महीने उसका वैसे भी मेरे आने वाला है कोई रिजल्ट वगैरह, तो इसका क्या करें सर, रख छोड़ूं या कोई, मैंने कोई चेंज नहीं किया, मैंने कहा देखी जाएगी। जी तो सर क्या आपका क्या मसला? सर फिलहाल ये बिल्कुल अपने बॉटम रेट पर खड़ा है ना, तो इसको बस पड़ा रहने दें। जो है ना जहाँ पर आपने इतना इंतजार किया तो आप यानी कि वो इंतजार की घड़ियाँ जो है वो अब खत्म होने जा रही है ये। अब यानी कि वो जो करेक्शन है मुझे भी यही लग रहा है कि अब ये करेक्शन तकरीबन जो है ऑलमोस्ट एंड की तरफ लगी हुई है। अब मार्केट ने एक दफ़ा जो है वो हाई लगाना है, बस ये हो कि हमारे इमरान खान साहब हर तकरीर में आप ये लाजमी कहा करें कि स्टॉक मार्केट देखें नीचे जा रही है, मुल्क का हालात ख़राब हो रहे हैं। अभी आप देखें, आपने जितनी भी उनकी तकरीरें अभी रिसेंटली सुनी हो, अगर कहीं अगर सुनने का इत्तेफाक हो तो जो मैं मोटी मोटी सुनता हूँ तो उसमें वो लाजमी इस बात का जिक्र करते हैं कि देखें जी स्टॉक मार्केट कितने नीचे चली गई है। अपने 4.25 साल में उन्होंने एक दफ़ा भी मुझे कहीं नज़र नहीं आया कि उन्होंने स्टॉक मार्केट का नाम भी लिया हो, लेकिन अब अपोजिशन में जाकर उनको स्टॉक मार्केट याद आ गया है तो ये अच्छी बात है कि उनको याद आई है, ताकि हमारी हुकूमत कम अज़ कम और नहीं तो स्टॉक मार्केट का गीला उनका दूर करें, तो बस वो गीला दूर करेंगे तो हमारा भला हो जाएगा ये। तो वो बार बार ये कहते रहे और आप देखते जाएंगे कि स्टॉक मार्केट हमारी और कुछ हो ना हो बेहतर, स्टॉक मार्केट को ये बेहतर करके दिखा देंगे कि आप कह रहे थे स्टॉक मार्केट इतनी नीचे है। क्योंकि स्टॉक मार्केट मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि एक वाइड इंडिकेटर है, अगर मुल्क की इकॉनमी को दिखाना हो कि जी हमारी इकॉनमी किधर पहुंच गई है तो आप देखें जी स्टॉक मार्केट हमने कहाँ पर पहुंचा दिया, ये मैन उनका जो है ये स्लोगन होता है ये। तो उम्मीद यही है कि इन्होंने और कुछ बेहतर करे ना करे, किसी ना किसी तरीके से, चाहे आर्टिफिशियल तरीके से, चाहे सट्टे के जरिए, या जिस तरह भी करके बड़े बड़े जो प्लेयर है उनकी मिन्नतें तरले करके स्टॉक मार्केट को उन्होंने एक दफ़ा उठा देना ये। अभी जैसे आज भी तकरीबन 130 मिलियन का काम हुआ तो तकरीबन सारे मोटे मोटे स्टॉक ऊपर लॉक पर ही नजर आएंगे। तो जिस टाइम ऑटो सेक्टर के अंदर थोड़ा सा भी पैसा लगा तो ये सारे लॉक टू लॉक ऊपर जाएंगे, और 2-3 दिन भी अगर ये स्टॉक ऊपर चले गए तो ये 20-20, 25-25% ये ऊपर चले जाएंगे। तो वाज़ेह तौर पर नजर आएगा कि ये काफ़ी इनकी हालत जो है वो बेहतर हो चुकी है ये। तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि आने वाले जो महीने होंगे वो स्टॉक मार्केट के लिए कदरे बेहतर होंगे। पैसा वही कमा सकेगा जिन्होंने इन रेट पर लेकर बैठ जाएंगे, वही पैसा कमाएंगे,
और जो अभी भी ले ना पाए या लेना बेचना डे ट्रेडिंग के चक्कर में रहे, वो कुछ भी नहीं कमा पाएंगे ये। तो ये आप लोगों ने अपने ध्यान में रखना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।